हेलो एवरीवन, MEG07 की वीडियो आ चुकी आफ्टर अ लॉन्ग वेट। आई नो आपको बहुत वेट कराना पड़ा, लेकिन इतना सारा कंटेंट था, उसका एनालिसिस किया और ये लिटरली आई एम सेइंग प्रेडिक्ट कर पाना कि कौन से क्वेश्चन आएंगे बहुत डिफ़िकल्ट था। बट फिर भी हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं जो मतलब चांसेस हैं कि इसमें से आएंगे। कुछ तो एवरी ईयर पूछे ही गए हैं, जैसे मिडनाइट्स चिल्ड्रन है और तारा कांतापुरा अनटचेबल, ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। फिर भी जितनी कोशिश हुई है वो हमने करा है। कुछ सजेशन भी होंगे कि जो पोइट्रिक पार्ट है वो हमने ऑल दो ऐड तो किया, बट फिर भी कुछ आप रीड कर लो। बट ये जो होने वाला है आई होप ये हेल्पफुल होगी, क्योंकि MEG05 के जो हमने प्रेडिक्ट करे थे 90 to 95% पेपर उसमें से आया था। बहुत सारे लोग कमेंट भी करके गए एंड मैंने खुद एनालाइज़ किया, काफ़ी अच्छा था। बट देखते हैं अब ये कैसा होगा। आई होप इट हेल्प्स, बिकॉज बहुत डिटेल एनालिसिस के बाद हमने ये वीडियो बनाई है, इसलिए इतना टाइम बन गया, इतना टाइम लग गया इस PDF को। देखो, डिटेल में करना तो पॉसिबल है नहीं सॉरी फॉर माय थ्रॉट। डिटेल में करना तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि टाइम कम है और ऐसी PDF चलता रहेगा। मैं कुछ मतलब एक ओवरव्यू कर लेते हैं, आप पॉज करके उसको रीड करते रहना। ओके, सो जो पहला टॉपिक है सलमान रुश्दीज़ मिडनाइट्स चिल्ड्रन इंट्रोडक्शन। ऑथर के बारे में देखिए, दो तीन जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगे वो मैंने एंड में ऐड कर दिए हैं डिटेल में ऑथर के बारे में, राइटर्स पोइट जो भी है। और इसमें अदरवाइज़ हर एक राइटअप के साथ उसके ऑथर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, तो आप उसको पढ़ लोगे तो इतना तो हम लिख ही लेते हैं ना कि डिटेल में जाके बना ही दोगे उनकी स्टोरी को ऐड कर कर। तो पहले है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी का बर्थ हुआ था 1947 में। इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट। ही इज़ नोन फॉर ब्लेंडिंग हिस्ट्री, फैंटेसी, पॉलिटिक्स एंड माइथोलॉजी इन हिज फिक्शन. His works often explores identity, migration, colonialism and nationhood. इम्पॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं उनके? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन 1981 में लिखा था उन्होंने। द सैटेनिक वर्सेस, शेम एंड द मोरेस एंड द मूर्स लास्ट साय. So, Midnight Children won the prestigious Booker Prize and is regarded as landmark post-colonial novel. अगर नॉवल की बात करें तो नॉवल 1981 में पब्लिश हुई थी, जिसमें इसमें उन लोगों के बारे में बात करती है जो 1947 15 अगस्त इसके मिडनाइट को जिनका बर्थ हुआ था। ठीक है, उसमें से जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स कैसे, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सो मेन है सलीम सिनाई। सलीम सिनाई अपनी स्टोरी सुनाता है, ही नरेट्स द स्टोरी subjective way में actually, who is born exactly at midnight on 15 August 1947, the moment India gains independence. Salim's life becomes closely connected with the history of independent India through his personal experiences. Rushdie narrates major political and social events of modern India. अगर नॉवल की बात करें तो ये हिस्ट्री और फैंटेसी को कंबाइन कर देती है। इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैजिक रियलिज्म. मैजिक रियलिज्म क्या होता है? जब आप रियलिटी को सुपर नेचुरल पावर से कनेक्ट कर देते हो। इसमें सुपर नेचुरल पावर कौन सी बात की है वो भी हम आगे देखेंगे कि जो सलीम है उसकी टेलीपैथी की बात की गई है। टेलीपैथी क्या होती है कि जब थॉट्स का ट्रांसफ़र होता है बिना वर्ड्स के, बिना कुछ बोले, मतलब एक दूसरे की बात को समझ जाना। सो अगर प्लॉट की बात करें तो उसमें क्या है, सलीम का बर्थ एग्जैक्ट तब होता है जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है एट मिडनाइट ऑफ, बताइए अभी ऊपर मेंशन किया, मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947। ठीक है, उसका बर्थ होता है। अब जब उसका बर्थ होता है तो एक नर्स सीक्रेटली चेंज कर देती है दो बेबीज़ को हॉस्पिटल में, एक सलीम और एक शिवा। अब एक्चुअली सलीम का जो बर्थ हुआ था वो एक पुअर फैमिली में हुआ था, बट नर्स के एक्सचेंज की वजह से सलीम ग्रोज अप इन अ वेल्दी फैमिली, और वो जो एक्चुअल आयर था शिवा वो ग्रो करता है एक पॉवर्टी में. सलीम लेटर डिस्कवर्स दैट ऑल चिल्ड्रन बोर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ द इंडियाज इंडिपेंडेंस possesses स्पेशल पावर्स. सलीम हिमसेल्फ हैज़ टेलीपैथिक एबिलिटीज़. टेलीपैथिक एबिलिटीज़ वही कम्युनिकेट करना बिना वर्ड्स का यूज़ करके, एंड कम्युनिकेट विद दीज मिडनाइट चिल्ड्रन. सो नॉवल एक्चुअली किस किस बारे में बात करती है? मेन थीम्स क्या है? पार्टीशन, लिंग्विस्टिक कन्फ्लिक्ट्स, इंडो पाक वॉर्स, इमरजेंसी 1975-1977, 2 ईयर की इंदिरा गांधी ने लगाई थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. As Salim's body gradually falls apart, it symbolizes the fragmentation of the nation itself.
सो मेजर थीम्स क्या क्या है, नेशन एंड इंडिविजुअल। और देखो हर एक चीज़ के साथ ना जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं, वो मेंशन कर दिए हैं। उसको मेंशन करने के सिर्फ एक ही पर्पज़ था, ताकि आप उसके अराउंड सोच सको कि जितना आपने पढ़ा है उसके अराउंड थॉट्स, अपने थॉट्स को असेंबल करो और फिर आंसर लिख सको। अदरवाइज तो हमें पता है जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो अपने आप थॉट्स असेंबल हो जाते हैं और हम लिख ही देते हैं कुछ भी बना के, इतने तो टैलेंटेड हैं। तो पहली थीम क्या है, नेशन एंड द इंडिविजुअल, पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी, सो जिसमें रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, नेशनल आइडेंटिटी के बारे में बताया गया है। डिस्कस मिडनाइट चिल्ड्रन एज अ पोस्ट कॉलोनियल नॉवल, सो मिररिंग पोस्ट कॉलोनियल इंडियन आइडेंटिटी। इसका आंसर मैंने एक्चुअली लिख दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, जो पूछा भी गया है कई बारी। तो पहला क्या है, प्लूरैलिटी एंड केओस, फ्रेजाइल यूनिटी, शेयर्ड डेस्टिनी। नेक्स्ट थीम है हिस्ट्री एंड द मेमोरी। मेमोरी किसकी, सलीम की। रुश्दी चैलेंजेस द आइडिया दैट हिस्ट्री इज ऑब्जेक्टिव। वो बताते हैं कि हिस्ट्री कैन बी सब्जेक्टिव, किसके पर्सपेक्टिव के थ्रू दिखाया गया है, सलीम्स मेमोरी। सो दस हिस्ट्री बिकम्स पर्सनल, सब्जेक्टिव एंड अनसर्टेन। कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड द मेमोरी इन द नॉवल। मैजिक रियलिज्म के बारे में बात किया गया। मैजिक रियलिज्म क्या होता है, कंबाइंस रियलिस्टिक इवेंट्स विद द सुपर नेचुरल इवेंट्स। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स अब कौन से यूज़ किए गए हैं, अगेन टेलीपैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने मेंशन भी किया गया है। द कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स बिटवीन पीपल्स माइंड्स विदाउट यूजिंग स्पीच, राइटिंग और अदर नॉर्मल मैथड्स, राइट। सो एग्जाम्पल सलीम की टेलीपैथी है। अब रियलिस्टिक इवेंट्स कौन से हैं, पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस, फिर उसके बाद जैसे जैसे वो ग्रेजुअली बड़ा होता जाता है और भी इवेंट्स आते जाते हैं, जिसमें इमरजेंसी एक मेजर इवेंट था। सो मिडनाइट चिल्ड्रंस पावर्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोइंसिडेंसेस आर देयर। कनेक्शन टू मैजिकल रियलिज्म, कैसे कनेक्ट होती है ये नॉवल मैजिकल रियलिज्म से। सो लिटरल मेटाफर, सीमलेस इंटीग्रेशन, सबवर्टिंग रियलिज्म। सो लिटरल मेटाफर, सीमलेस इंटीग्रेशन, सबवर्टिंग रियलिज्म। उसके बाद आ जाते हैं फ्रेगमेंटेशन पे। द नॉवल रिपीटेडली शोज डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन। पार्टीशन ऑफ इंडिया बताया गया है, फैमिली कन्फ्लिक्ट्स हैं, सलीम से ब्रोकन बॉडी एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। दीज सिम्बलाइजेज द चैलेंजेस फेस्ड बाय द नेशन। नाउ कैरेक्टर एनालिसिस, मेन दो ही कैरेक्टर हैं, एक और मैंने मेंशन कर दिया है जिसको वो अपनी स्टोरी बताता है, बट मेन कौन कौन सा है, सलीम सिनाई नरेटर है, प्रोटैगोनिस्ट है, प्रोटैगोनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर है। बॉर्न एट मिडनाइट ऑन इंडिपेंडेंस डे, रिप्रेजेंट्स मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करता है वो आप बताओगे इसमें। पोजेसेस टेलीपैथिक पावर, रिप्रेजेंट पोजेसेस टेलीपैथिक पावर्स, स्ट्रगल्स विद द आइडेंटिटी। और ये वाला है रिप्रेजेंट्स मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, उसके बाद चीज़ें स्मूथ नहीं थी, कितना कन्फ्लिक्ट था, कितने इश्यूज थे जो इंडिया को डील करने पड़े थे। सेम इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल की लाइफ में भी सब कुछ स्मूथली नहीं चलता, बहुत सारी चीज़ें जो फेस करनी पड़ती है, तो उससे आप रिलेट करके इस आंसर को बना लेना। सलीम इज़ बोथ एन इंडिविजुअल एंड अ सिंबल ऑफ द नेशन। अब बात करते हैं शिवा की। सलीम्स राइवल है, स्विच्ड एट बर्थ पे चेंज हो गया था, नर्स ने कर दिया था शिवा को, किससे, सलीम से। बॉर्न इनटू पॉवर्टी में बॉर्न हुआ था। पोजेसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ। अब देखो अगर सलीम की बात करें तो ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट एंड सोफेस्टिकेटेड। शिवा की बात करें तो शिवा स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसमें, मतलब अगर हम बात करें इंटेलिजेंट सोफेस्टिकेटेड नो, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसमें, बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सलीम्स टेलीपैथी वर्सेस शिवास फिजिकल पावर्स। इंटेलेक्चुअल वर्सेस ब्रूटल, तो इंटेलेक्चुअल यूज़ हुआ है सलीम के लिए और ब्रूटल यूज़ हुआ है शिवा के लिए। क्रिएशन वर्सेस डिस्ट्रक्शन, सलीम बिलीव्स इन क्रिएशन, सबको यूनाइट करना चाहता है, एंड शिवा यूजेज लीथल नीड्स टू डिस्ट्रॉय, टीयर डाउन एंड डोमिनेट। ये डिस्ट्रक्शन किसके लिए यूज़ किया गया है, शिवा के लिए। देखो यार लिंक भी कुछ मेंशन किया है जहाँ से मैंने इसको रेफर किया है, अगर डिटेल में पढ़ना हो PDF ले लेना और यहाँ से इस पे लिंक पे क्लिक करके, बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा, देखो इतना टाइम है नहीं, कल ही पेपर है,
Idealism and realism. Salim represent the idealistic, hopeful side of early democracy. डेमोक्रेसी की अर्ली साइड बताई गई है कि डेमोक्रेसी कैसे चीज़ों को चेंज कर देती है, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आती है. पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय कास्टिंग द वोट्स, यूजिंग देयर राइट्स, राइट ऑफ यूनिवर्सल सफरेज. इनका यूज़ करके कैसे सोसाइटी को बेटर बनाया जा सकता है. बट ऑन द अदर हैंड हमें पता है हर किसी चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, डाउन साइड होती है. शिवा रिप्रेजेंट्स द हार्श प्रैग्मेटिक रियलिटी ऑफ सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल ऑपरेशन. जो सलीम है वो तो बस आइडियलिस्टिक के दिखने में सब कुछ हाँ अच्छा सब कुछ अच्छा है, बट एक्चुअली जो रियलिटी शो कर रहा है वो कौन बता रहा है, किसके थ्रू बताई गई है, शिवा के थ्रू. हार्श प्रैग्मेटिक मीन प्रैक्टिकल, जो रियलिटी है एक्चुअली सर्वाइवल की, कि कितनी चीज़ों से फेस करना पड़ता है, कितनी चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ता है एक्चुअली सर्वाइविंग इन अ सोसाइटी लाइक दिस, पॉलिटिकल ऑपरेशन एंड ऑल. अब थर्ड कैरेक्टर पद्मा है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल, बट वी डोंट नो ना क्या पूछ ले. तो एक्चुअली पद्मा थी कौन, वो लिसनर थी सलीम की स्टोरी की. एज आई सेड कि वो नरेटर है, नरेट कर रहा है स्टोरी को. रिप्रेजेंट्स कॉमन सेंस एंड रियलिटी, हेल्प्स कीप द नरेटिव ग्राउंडेड. नरेटिव टेक्निक कौन कौन सी यूज़ की है रुशदी ने. नॉन लीनियर नरेटिव, इवेंट्स मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड टाइम. नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है, देखो लीनियर क्या होता है, या तो वो फॉरवर्ड ही चलेगा, मतलब प्रेजेंट, पास्ट से प्रेजेंट फ्यूचर आगे की ही बात की जा रही है. फॉरवर्ड यानी पास्ट की पीछे की बात की जा रही है. नॉन लीनियर का मतलब कि कभी कैरेक्टर अपने प्रेजेंट की बात कर रहा है, कभी फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में, कभी नॉस्टैल्जिक होकर पास्ट इवेंट में क्या हुआ था उसको वो रिकॉल करता है. फर्स्ट पर्सन नरेशन है, सलीम टेल्स हिज ओन स्टोरी, अपनी स्टोरी बता रहा है सब्जेक्टिव वे में. डिग्रेशन है, द नरेटिव फ्रीक्वेंटली मूव्स अवे फ्रॉम द मेन स्टोरी से मूव्स अवे, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है, एक स्मूथ स्टोरी नहीं चल रही है. बहुत सारी थीम्स को हाईलाइट किया गया है, कैसे क्या हुआ था उस टाइम पर, कैसे लोगों ने सर्वाइव किया, उसके साथ फिर टेलीपैथी सुपरनैचुरल चीज़ें भी लेकर आए हैं. ओरल स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, द नोवेल रिजेंबल्स ट्रेडिशनल इंडियन स्टोरी टेलिंग. सो नाउ वाई इज़ इट कॉल्ड एन एपिक. एपिक क्यों बोला जाता है. इट कवर्स नेशनल हिस्ट्री, इंक्लूड्स न्यूमरस कैरेक्टर्स, स्पैन सेवरल डिकेड्स, डील्स विद लार्ज हिस्टोरिकल इवेंट्स, ब्लेंड्स मिथ एंड रियलिटी. ये जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप पढ़ लेना, 3-4 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा. क्रिटिकल एनालिसिस, द नॉवल रिवॉल्यूशनाइज्ड इंडियन इंग्लिश फिक्शन. सो स्ट्रेंथ क्या है, इनोवेटिव स्टाइल है, रिच सिम्बॉलिज्म है, हिस्टोरिकल डेप्थ है, यूनिक नरेटिव वॉइस है. क्रिटिक प्रेज रुश्दी फॉर क्रिएटिंग अ न्यू वे ऑफ राइटिंग इंडियन हिस्ट्री थ्रू फिक्शन. फिक्शन नॉन फिक्शन के बारे में आप जानते होंगे, लिटरेचर के स्टूडेंट ऑफ फिक्शन जो मेनली फैंटेसी या स्टोरीज बेस्ड है, नॉन फिक्शन रियलिटी बेस्ड है, बायोग्राफीज इन ऑल. द नॉवल डेमोन्स्ट्रेट्स history is not merely a collection of facts but also a collection of stories and memories. Very, very important point. Conclusion, Midnight's Children is much more than the story of Salim Sinai. It is story of modern India itself through magic, realism, symbolism and innovative storytelling. Salman Rushdie represents the hopes, conflicts and contradictions of a newly independent nation. The novel remains one of the most important works of Indian English literature. अब देखो जो अभी तक हमने पढ़ा काफ़ी सारा हो गया था. अगर आपको लग रहा है पूरा नहीं पढ़ना भाई, रिवाइज करना है, तो एंड में नोट्स दे रखे हैं, इसको पढ़ लो एक बारी. ये पूरा कंप्लीट रिवीजन है कि इसमें नरेटिव स्ट्रक्चर अराउंड सेवरल मेजर प्लॉट आर्क्स हैं. तो स्विच्ड बर्थ का स्विच हो गए थे ना, दोनों को स्विच कर दिया था. किसने करा था, नर्स ने. कहाँ पे उनका बर्थ हुआ था, बॉम्बे हॉस्पिटल में. फिर टेलीपैथिक नेटवर्क के बारे में बात किया, नेशनल पर्सनल क्राइसिस, द ट्रैजिक क्लाइमैक्स में एक्चुअली हुआ क्या था. ड्यूरिंग द पॉलिटिकल इमरजेंसी ऑफ 1970s, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी राउंड्स अप द मिडनाइट चिल्ड्रन. सलीम इज कैप्चर्ड एंड शिवा betrays the others. The children are forcefully sterilized, symbolically destroying the magical potential, hope and youthful dreams of our new nation. देखो इमरजेंसी के बारे में स्टेरलाइज किया गया था, नसबंदी कर दी गई थी, बहुत सी चीज़ें हुई थी. जब आप उसके बारे में पढ़ोगे लाइक दैट इज़ नोन एज द ब्लैक पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. The conclusion, aging rapidly and feeling his body literally cracking apart under the weight of the history.
A 30-year-old Salim sits in a pickle factory writing his memoirs to preserve the chaotic story of his life and his country before he disintegrates into dust. मतलब डेथ से पहले सब कुछ वो लिख देता है अपनी पूरी लाइफ को, टू रिप्रेजेंटिंग द हिस्ट्री ऑफ नॉट ओनली हिमसेल्फ बट ऑल्सो द इंडिया ऑफ दैट टाइम. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, महेश दत्तानी's तारा. Introduction of the author. Mahesh Dattani, born 1958, is one of the India's most celebrated contemporary playwrights. He is the first playwright in English to receive the prestigious Sahitya Academy Award. इनके प्लेस के बारे में बात करें तो मेनली जो इनके प्लेस है ना वो सोशल इश्यूज़ पर फोकस करते हैं एंड ऑफन इग्नोर्ड इन इंडियन सोसाइटी. क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या सोशल इश्यूज़ रहे हैं मेनली, तो क्या कौन कौन सी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं वो दो एलिमेंट. द थिंग्स आर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, सोशल हिपोक्रेसी, आइडेंटिटी क्राइसिस, मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस. इंपॉर्टेंट है, हर एक पे भी दो दो तीन तीन लाइन लिख दोगे ना बहुत अच्छा खासा आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक पॉइंट्स है ना, हम इन पे लिख सकते हैं. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, सोशल हिपोक्रेसी, आइडेंटिटी क्राइसिस, मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस. इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स तारा, फाइनल सॉल्यूशंस, डांस लाइक अ मैन, ब्रेवली फॉट द क्वीन, 30 days in September. Among these, Tara is considered one of the most powerful plays because it exposes the deep rooted gender bias present in Indian society. अब आ जाते हैं प्ले के बारे में कि प्ले एक्चुअली है क्या. तारा इज़ अ 2-act प्ले फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1990. द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड कॉन्जॉइंट ट्विंस. दो ट्विंस की लाइफ पर ये जो पूरा प्ले है बेस्ड है. एक है तारा और एक है चंदन, हु आर सर्जिकली सेपरेटेड आफ्टर बर्थ. Although both twins are equally deserving of care and opportunities, their family deliberately favors the male child Chandan over Tara. As a result, Tara suffers physically and emotionally. दो चाइल्ड थे, ठीक है, दो ट्विंस है तारा एंड चंदन, बट उस टाइम पर हमें पता है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है, जिसके अंदर मेल को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि भाई यही हमारा वंश चलाएगा. सेम इसमें दिखाया गया है कि कैसे दोनों सेम टाइम पे बर्थ हुआ है, फिर भी मेल जो चंदन है उसको ज़्यादा अटेंशन मिलती है और तारा को जिस कारण तारा सफ़र करती है फिजिकली एंड इमोशनली. द प्ले एक्सपोजेज द हार्श रियलिटी दैट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स ऑफन बिगिंस विद इन द फैमिली इटसेल्फ. कि बाहर से चीज़ें स्टार्ट नहीं होती, सबसे पहले फैमिली में स्टार्ट होती हैं. डीप रूटेड चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, फैमिली से, उसके बाद बाहर दे फेस द सेम थिंग. द स्टोरी इज़ नरेटेड थ्रू चंदन्स मेमोरीज एज एन एजल्ट लिविंग इन लंदन अंडर द नेम दान. ठीक है, अब ये दान है देन है देख लेना भाई. Summary of the play. तारा एंड चंदन आर बॉर्न इन सियामीज ट्विन जॉइंट एट द लोअर बॉडी. कि जब उनका बर्थ हुआ था लोअर बॉडी से वो जॉइंट थे, मतलब उनका जो हाफ पार्ट था लोअर पार्ट वो जॉइंट था, जिसको आफ्टर सर्जरी सेपरेट कर दिया जाता है. डॉक्टर डिस्कवर दैट वन लेग रिसीव्स ब्लड सप्लाई मेनली फ्रॉम ताराज बॉडी एंड देयरफॉर शुड नेचुरली बिलोंग टू तारा. हाउएवर ताराज ग्रैंडफादर एंड मदर इन्फ्लुएंस द डॉक्टर टू अटैच द लेग टू चंदन बिकॉज ही इज़ अ बॉय. कि मतलब 3 ही लेग थे, ठीक है. उसमें वो जो डॉक्टर डिस्कवर करते हैं कि ये एक तो दोनों का सेपरेट है, लेकिन जो एक है वो तारा से बिलोंग करता है, उसी की बॉडी से उसको ब्लड सप्लाई मिल रहा है तो उसको अटैच होना चाहिए. लेकिन वो क्या चाहते थे कि भाई मेल है, लड़का कैसे बिना ले के रह सकता है, उसको मिलना चाहिए. तो उसको तारा से थ्रू सर्जरीज डिटैच करके किसको लगा दिया जाता है, चंदन को, और दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है. तो दैट्स हाउ शी सफर्स फिजिकली इमोशनली throughout. The surgery fails, the leg eventually becomes useless for Chandan and Tara loses her chance to live a better life. अब दोनों के ही लिए वो बचा नहीं, क्योंकि अगर तारा के लगाया जाता she could literally live with that leg, but उस लेग को जब अलग किया गया तो वो किसी के भी काम का नहीं रहा. As the play progresses, Tara discovers the truth about the injustice done to her. Unable to bear the emotional trauma, she gradually becomes depressed and eventually dies. Years later, Chandan, living in London, struggles with guilt and continues to be haunted by Tara's memories. भाई पढ़ लेना इसको. मेजर थीम्स क्या हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रहा है, पेट्रियार्की है, एंड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. पॉसिबल क्वेश्चन, हाउ तारा एक्सपोजेस
हाउ डज तारा एक्सपोज पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स इन इंडियन सोसाइटी। भाई अब तो आराम से लिख सकते हो। थर्ड, आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बात की है। वो तारा एंड चंदन स्ट्रगल विद आइडेंटिटी। तारा कॉन्स्टेंटली ट्राइज टू अंडरस्टैंड वाई शी इज ट्रीटेड डिफरेंटली। Chandan suffers from guilt because he unknowingly benefited from Tara's sacrifice. Dan's attempt to write Tara's story represents his effort to understand himself. Actually ये कौन है? चंदन ही है। तारा की स्टोरी लिखता है क्यों? ताकि वो खुद को समझ सके एक्चुअली क्या हुआ, कैसी सिचुएशन रही, एवरीथिंग। नाउ गिल्ट एंड मेमरी। द एंटायर प्ले स्ट्रक्चर्ड अराउंड मेमरी। ऑब्वियसली बात है कि मेमोरी के अराउंड क्यों पूरा घूम रहा है ये प्ले, क्योंकि जो चंदन है वो सोच रहा है ना, वो अपनी मेमोरी के बेसिस पर लिख रहा है ये पूरा प्ले। Adult Chandan recalls past events and attempts to come to terms with them. The memory is repeatedly written because he cannot escape his guilt. This guilt becomes one of the strongest emotional forces in the play. उसके बाद फैमिली रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है प्ले। कैरेक्टर एनालिसिस। तारा इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द प्ले, मेन कैरेक्टर। सो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इंटेलिजेंट थी, सेंसिटिव थी, करेजियस, लविंग एंड इमोशनली मैच्योर। डिस्पाइट हर फिजिकल डिसेबिलिटी, तारा रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक एंड केयरिंग। ऑप्टिमिस्टिक who always looks at the bright side of the things. She often shows greater emotional strength than Chandan. Tara symbolizes the countless girls whose opportunities are denied because of gender prejudice. भाई बहुत सही बात है। इम्पॉर्टेंस। तारा रिप्रेजेंट्स फीमेल विक्टिमाइजेशन, सोशल इनजस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी। के जब भी सफ़र करना होगा ना, फीमेल ही सफ़र करेंगी। अब कमेंट्स में मत भूल जाना, ऐसा नहीं है। चंदन इज ताराज ट्विन ब्रदर। कैरेक्टर्स क्या है? सेंसिटिव है, लविंग है, गिल्टी है, रिफ्लेक्टिव है। गिल्टी किसका है? क्योंकि उसे पता है कि जो सर्जरी हुई है उसमें तारा ने अपने क्या खोया है। He benefits from society's preference for males but later realizes the injustice. उसके बाद एज एन एडल्ट ही स्ट्रगल्स टू फॉरगिव हिमसेल्फ। खुद को माफ़ करने की बहुत कोशिश करता है, इसलिए प्ले भी लिखता है। बट वो जो मेमोरी है तारा की, वो उसको पूरा टाइम हॉन्ट करती रहती हैं। सिंबलिज्म क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें रिप्रेजेंट की गई हैं चंदन के थ्रू? मेल प्रिविलेज, मोरल गिल्ट एंड इमोशनल कन्फ्लिक्ट। Now Bharati is Tara and Chandan's mother. She appears loving but is deeply conflicted. Although she participated in a decision favoring Chandan, she later feels immense guilt. देखो, जब फैमिली के अंदर ये डिसीज़न लिया जा रहा था कि वो उस लैग को, दोनों को सर्जरी के थ्रू डिटैच करना है, उस लैग को किससे लगाना है, तो सब ने किसको फेवर किया? चंदन को। और उस टाइम पर अगर कोई फीमेल, वो मदर ही क्यों ना हो, अगर वो चाहती भी है कि नहीं ऐसा उसकी डॉटर को मिले, बट वी ऑल नो कि जब एक फोर्स होता है तो उसको ही उन्हें ओबे करना पड़ता है। सेम उसके साथ होता है, लेकिन डीप डाउन उसे पता था क्या इनजस्टिस उसके डॉटर के साथ हुआ है, तो वो बहुत इमेंस गिल्ट में चली जाती है। हर कैरेक्टर डेमॉन्स्ट्रेट्स हाउ वुमेन देमसेल्फ मे बिकम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पेट्रियार्की। सेम भाई कैसे इंस्ट्रूमेंट बन जाती है पेट्रियार्की? उनकी तो अपना कोई डिसीजन है ही नहीं, माना ही नहीं जाता। पटेल फादर है, पेट्रियार्कल है, रैशनल है, बट इमोशनली डिस्टेंट है। ही ट्राइज टू कंसील पेनफुल ट्रुथ्स फ्रॉम द चिल्ड्रन। अपने जो पेनफुल ट्रुथ है, जो भाई सच्चाई है, उसको छिपाने की कोशिश करता है बच्चों से। पटेल रिप्रेजेंट्स द साइलेंट एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल इनजस्टिस। साइलेंटली एक्सेप्ट कर लेता है जो भी सोशल इनजस्टिस किया जा रहा है टू हिज चिल्ड्रन। ड्रामेटिक टेक्निक्स यूज्ड बाय दत्तानी। क्या क्या ड्रामेटिक टेक्निक्स यूज हुई है? नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, वही बैक एंड फोर्थ, कि कैसे जो जिस टाइम पे वो लिखा जा रहा है वो बैक एंड फोर्थ कैसे जा रहा है, कैसे आगे पहले प्रेजेंट की बात कर रहा है, फिर पास्ट में चला जाता है, फिर प्रेजेंट में, फिर फ्यूचर में, फिर पास्ट में। सो बैक एंड फोर्थ नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। द प्ले मूव्स पास्ट प्रेजेंट मेमोरी, पास्ट प्रेजेंट मेमोरी में मूव कर रहा है। दिस क्रिएट साइकोलॉजिकल डेप्थ। सिम्बोलिज्म, क्या क्या चीज़ें सिम्बलाइज की गई हैं इसके अंदर? ट्विंस क्या क्या सिम्बलाइज कर रहे हैं? ह्यूमन इंटरकनेक्टेडनेस, शेयर्ड डेस्टिनी एंड जेंडर इनइक्वालिटी। द फेल्ड सर्जरी सिम्बलाइजेस सोसाइटीज़ फेलियर टू ट्रीट बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वली। भाई सही बात है, सर्जरी क्या सिंबलाइज कर रही है कि कैसे सोसाइटी मेल और फीमेल को इक्वली ट्रीट करने में फेल हो गई है।
जब बात प्रेफरेंसेस की आएगी, बेनिफिट्स किसको दे रहे हैं, तो सबसे पहले किसको प्रेफर किया जाएगा, मेल को। रियलिस्टिक डायलॉग्स, द लैंग्वेज इज सिंपल एंड नेचुरल, कैरेक्टर स्पीक लाइक ऑर्डिनरी पीपल मेकिंग द प्ले हाईली रियलिस्टिक। कैसे रियलिस्टिक है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ की गई है, नेचुरल यूज़ की गई है, और जो कैरेक्टर्स हैं वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ऑर्डिनरी पीपल बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली नेचुरली। जैसे जब आप उसको रीड करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। वो इमेजेस क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है ये प्ले। फ्लैशबैक, मोस्ट पार्ट्स आर प्रेजेंटेड थ्रू चंदन्स मेमोरीज। क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ लेना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं पढ़ लेना, कंक्लूजन पढ़ लेना। आते हैं राजा राव का कांतापुरा। ऑथर के बारे में बात कर लेते हैं। राजा राव 1908 में बर्थ हुआ था और 2006 में ये हमें छोड़कर चले गए, वेरी सैड। इज़ वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन। पाइनियर्स कौन होता है, मेजर जिसने वर्क किया हो, स्टार्ट किया हो, और मतलब ऐसा नहीं कि पहले किसी ने नहीं लिखा था, मतलब उनकी क्रिएशन के बाद से उसको एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली एज अ कंसिडर किया जाने लगा, सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा। अलॉन्ग विद मुल्क राज आनंद एंड आर के नारायण। भाई आर के नारायण तो मेरे फेवरेट हैं। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इनको राजा राव's writings combine Indian philosophy, culture, mythology, and politics. His novels are deeply rooted in Indian traditions and often explore the impact of colonialism on Indian society. Important works कौन कौन से हैं, कांतापुरा, द सर्पेंट एंड द रोप, द कैट एंड शेक्सपियर। बहुत लंबी वीडियो हो गई है ऑलरेडी, 26 मिनट्स की हो गई है, पर देखो यार कंटेंट इतना ज़्यादा है, मैं क्या करूँ, मैं तो ज़्यादा डिटेल में जा भी नहीं, बस पढ़ी रही हूँ, जो भी है वो भी छोड़ छोड़ के। आप ना पढ़ना तो आपको है ही, म्यूट करके पढ़ लेना, पॉज करके पढ़ लेना, जैसे मर्जी, बट आई होप आपका पेपर अच्छा जाए और इनमें से ही आ जाए, जैसे MEG 5 का आया था। आई होप आ जाए, क्योंकि अब देखो एनालिसिस तो करा है डिटेल में, आना तो यही चाहिए, बाकी कृष्णा जी जाने। So, introduction to the novel, published in 1938, Kantapura is a political novel based on influence of Mahatma Gandhi's freedom movement in a small South Indian village named Kantapura. ओके, सो 1938 में पब्लिश हुई थी, एक पॉलिटिकल नॉवल है जो महात्मा गांधी के फ्रीडम मूवमेंट्स से इन्फ्लुएंस है, बेस्ड है कि कैसे लोग इन्फ्लुएंस होते थे, क्या चीज़ें रही थी उस टाइम पर, और कहाँ पर, स्मॉल साउथ इंडियन विलेज नेम्ड कांतापुरा में। Novel depicts how Gandhian ideas transform ordinary villagers into freedom fighters. ये नॉवल दिखाती है कि कैसे गांधी जी के आइडियाज़ थे वो कितने इन्फ्लुएंशियल थे, कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं विलेज के, नॉर्मल पीपल जिनकी लाइफ में डे टू नाइट एक मोनोटोनस सी लाइफ चली जाती है, कैसे उनके स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ कितने परसुएटिव थे, कितनी रिटोरिक थी उनकी स्पीचेस, कि कैसे ऑर्डिनरी पीपल को वो फ्रीडम फाइटर्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। द स्टोरी इज नरेटेड बाय अच्छका, एन एडरली विलेज वुमेन हु रिकाउंट्स द इवेंट्स दैट चेंज द विलेज फॉर एवर। सो नॉवल कंबाइन करती है नेशनलिज्म, गांधीयन फिलॉसफी, रूरल लाइफ, माइथोलॉजी एंड सोशल रिफॉर्म। समरी क्या है नॉवल की, कांतापुरा स्मॉल विलेज है जो कास्ट एंड ट्रेडिशन में डिवाइड हो, कास्ट एंड ट्रेडिशन की वजह से डिवाइडेड है। उस टाइम पर तो देखो हर एक विलेज ये कास्ट एंड ट्रेडिशन में डिवाइड था ही, इतनी पाट्रियार्की, इतनी हायरार्की, इतना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था कि बस पूछो मत। अ यंग ब्राह्मण नेम्ड मूर्ति बिकम्स अ फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी के प्रिंसिपल से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट फाइट करता है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है, नॉन वायलेंस को इनकरेज करता है, और नेशनलिस्ट आइडियाज़ को स्प्रेड करता है। कंजर्वेटिव विलेजर्स अपोज हिम, उसका अपोज करते हैं कंजर्वेटिव विलेजर्स। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ एंड लोकल लैंडलॉर्ड्स ऑल्सो ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट। जो मूवमेंट उसने स्टार्ट किया था किसने, मूर्ति ने, किसके इन्फ्लुएंस में, महात्मा गांधी के, उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं ब्रिटिशर्स, जो कि हमेशा कराई था भाई उन्होंने। ग्रेजुअली वुमेन, लेबरर्स एंड लो कास्ट पीपल जॉइन द स्ट्रगल। वुमेन, लेबर, लो कास्ट, देखो जो महात्मा गांधी के जितने भी मूवमेंट थे ना, अगर वो सक्सेसफुल हुए हैं तो ज़्यादा, तो ये जो ग्राउंडेड पीपल थे इनके पार्टिसिपेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। द विलेजर्स ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं,
हाँ, पानी पीना पड़ेगा। पुलिस की ब्रुटैलिटी को फेस करते हैं और सेक्रीफाइस नेशन के लिए करते हैं। इवेंचुअली द विलेज इज डिस्ट्रॉयड बट द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम सर्वाइव्स। भाई एंड में विलेज तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जो फ्रीडम की स्पिरिट थी वो सर्वाइव करती है, क्योंकि दिस डिड नॉट डाई। पीपल डाइड, पीपल मार्टायर्ड, बट द स्पिरिट कंटिन्यूड, दैट्स वाई वी गॉट फ्रीडम। और आज हम बैठे हुए हैं, आप वहाँ देख पा रहे हो, वीडियो में बना पा रही हूँ। The novel ends with the villagers leaving Kantapura while continuing their faith in India's future. मेजर थीम्स बोलते हैं क्या क्या है? गांधीयन नेशनलिज्म, दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवल। मूर्ति बिकम्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गांधीयन आइडियल्स। क्या क्या सिखाता है वो? ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ सेक्रीफाइस, सिविल डिसोबीडियंस, सत्य, अहिंसा, आत्मत्याग, सिविल डिसोबीडियंस। The novel shows how Gandhi's message reached even remote village. नॉवल बताता है कि गांधी का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, गांधी जी का मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, वो कैसे रिमोट विलेजेस था, ग्राउंडेड पीपल था, कंट्री साइड तक भी कैसे पहुंचा और कैसे उनको इन्फ्लुएंस करा। भाई अब आते हैं फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट थीम है फ्रीडम स्ट्रगल। थर्ड है पॉसिबल सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स में कास्ट अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात की गई है। ट्रेडिशन वर्सेस चेंज। The novel portrays a conflict between older traditions and new ideas. Many villagers fear change and resist Murthy's reforms. However, the younger generation embraces Gandhi's values. This tension derives much of the narrative. रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। और अब आते कैरेक्टर्स में इम्पॉर्टेंट मूर्ति इज़ द प्रोटेगोनिस्ट एंड लीडर ऑफ द विलेज मूवमेंट। कैसा था? ऑनेस्ट था, आइडियलिस्टिक था, करेजियस था, भाई बहादुर था, तभी तो जाकर लड़ बैठा ब्रिटिशर्स थे। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग था, खुद को गवा दिया, किसके लिए? नेशन के लिए। डेडिकेटेड था गांधी जी के, उनकी आइडियोलॉजी को बहुत डीपली फॉलो करता था। अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथ। और इसको कैसे व्यू किया गया था? लोकल वर्जन ऑफ महात्मा गांधी। इम्पॉर्टेंट, इस लाइन को लिखकर बोल देंगे भाई, कमेंट करो। अब आते हैं वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? नेशनलिज्म, सोशल रिफॉर्म एंड मोरल लीडरशिप। इंपॉर्टेंस क्या है? मोस्ट एग्जाम क्वेश्चंस अबाउट कांतापुरा रिवॉल्व अराउंड मूर्तिज रोल्स। ठीक है, लिख देना। अच्छका इज द नरेटर ऑफ दिस नॉवल। नरेटर है अच्छका। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं अच्छका के? इसको दोबारा करते हैं। अच्छका के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एल्डरली लेडी, एल्डरली पर्सन है, वाइज है, ऑब्जर्वेंट है, ट्रेडिशनल है। सो ये जो एल्डरली लेडी है, शी नरेट्स द एंटायर स्टोरी फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव, अपने पर्सपेक्टिव से सुनाती है स्टोरी। उसका नरेशन नॉवल को एक स्टोरी टेलिंग क्वालिटी देता है। अब अच्छका की जो वॉइस है वो नॉवल को यूनिकली इंडियन बना देती है। रंगमा is one of the most educated women in the village. She plays an important role in spreading Gandhian ideas. वुमेन ने भी बहुत important role किया था जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। क्या क्या रिप्रेजेंट करती है? फीमेल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड लीडरशिप। विमेन कैरेक्टर इन कांतापुरा। विमेन कैरेक्टर बताएंगे कौन कौन थे? अच्छका बता देना, और रंगमा बता देना, और एक और है रत्ना, उसको बता देना, एक्सप्लेन कर देना। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। ठीक है। कंट्रीब्यूशंस क्या है? मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करती थी, प्रोटेस्ट को लीड करती थी, नेशनलिस्ट आइडिया सपोर्ट करती थी, स्प्रेड करती थी, सोशल रिफॉर्म को सपोर्ट करती थी, और बैक से सपोर्ट करती थी, और रिसोर्सेज जो भी चाहिए होते थे उनमें प्रोवाइड करती थी। सो राजा राव प्रेजेंट्स वुमेन एज पावरफुल एजेंट्स ऑफ चेंज। उनको कैसे प्रेजेंट करता है? पावरफुल एजेंट्स ऑफ चेंज। हाँ, ये लेंगे। अब कांतापुरा एज अ स्थलापूर्ण। भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना इसको। कांतापुरा एज स्थलापूर्ण। मैंने शायद इसको गलत प्रोनाउंस करा है, बट ठीक है ना, तुम्हें तो लिखना ही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस है, मीनिंग ऑफ द स्थलापूर्णा क्या होता है? स्थल पुराण
हाँ, पूर्ण नहीं है भाई। स्थल पुराण इज a traditional story describing the history and significance of a particular place। नॉवल में क्या क्या कंटेन कर रहा है, नॉवल में क्या क्या चीज़ें मिथ हैं, फॉकलोर यानी लोगों की कहानियाँ हैं, रिलीजियस स्टोरीज़ हैं, लोकल ट्रेडिशंस हैं। कांतापुरा को स्थल पुराण क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्यों, एक तो एक विलेज पे फोकस करती है। स्थल पुराण का मतलब देखो, अब तो स्थल मतलब प्लेस, स्थल का मीनिंग प्लेस हुआ ना, स्थल प्लेस, और पुराण नरेटिव डिस्क्रिप्शन किसी चीज़ का। तो एक ही विलेज के बारे में है कांतापुरा, स्थला पुराण। माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस दिए गए हैं, ओरल नरेशन है इसमें, ओरल नरेशन है, लोकल इवेंट्स को नेशनल हिस्ट्री से कनेक्ट कर देता है। अब नरेटिव टेक्निक्स पे आते हैं। अनदर हाईली इंपॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक्स देखो, फर्स्ट पर्सन नरेशन है, सब्जेक्टिव वे में नरेट की गई है, ओरल स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस दिए गए हैं। माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस कौन से दिए गए हैं कि गांधी को राम जी और कृष्णा जी से कंपेयर किया गया है, फ्रीडम स्ट्रगल को सेक्रेड बैटल बताया गया है। जैसे सेक्रेड बैटल कौन सी, बताओ 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 बताओ। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एपिक कौन सी है, बताइए बताइए बताइए, महाभारता। तो ये जो यहाँ पे बताया गया है ना, सेक्रेडेस्ट बैटल कंपेयर किया गया है महाभारत से। कलेक्टिव नैरेटिव की बात करें, स्टोरी इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल बट अबाउट द एंटायर कम्युनिटी। किसी एक के बारे में बात नहीं कर रही है, एंटायर कम्युनिटी के बारे में बात कर रही है। तो पूरा विलेज ही एक्चुअली क्या बन जाता है, प्रोटागोनिस्ट। क्रिटिकल एनालिसिस देख लेना है कि कैसे ये पॉलिटिक्स, रिलीजन, माइथोलॉजी और रूरल लाइफ को कंबाइन कर देती है नॉवल। ठीक है, क्वेश्चन देख लेना क्या क्या है, कंक्लूजन पढ़ लेना। अब आते फोर्थ, अरे 3 ही टॉपिक हुए हैं अभी तक तो। फोर्थ टॉपिक, मुल्क राज आनंद अनटचेबल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन, मुल्क राज आनंद 1905 में बर्थ हुआ था एंड वो चले गए हमें छोड़ के 2004 में। इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन। देखो वॉइस खराब आ रही होगी। अलॉन्ग विद राजा राव एंड आर के नारायण, अरे फिर से my favorite. He is considered one of the founding fathers of Indian English literature. Anand is known for his realistic portrayal of the lives of the poor, oppressed and marginalized section of Indian society. His writing focuses on social injustice, caste discrimination, poverty and human dignity. देखो, अगर आप मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, राजा राव किसी के भी बारे में लिखते हो ना, तो भाई ये तो बेसिक लाइनें लिख ही देना। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, सोशल इनजस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, इवन महात्मा गांधी जी ने भी तो इनको तो मेंशन कर ही देना। फिर इंपॉर्टेंट वर्क्स, अनटचेबल, कुली मूवी भी बनी है, टू लीव्स एंड बर्ड, द बिग हार्ट। इंट्रोडक्शन नॉवल के बारे में कब पब्लिश हुई थी, 1935. Social protest novel that exposes the cruel practice of untouchability in Indian society. The novel narrates a single day in a life of Bakha Yoga, an 18-year-old sweeper boy belonging to the lowest caste. एक झाड़ू लगाने वाला लड़का है 18 ईयर्स का, बखा, जो किससे बिलोंग करता है, लोअर कास्ट से। बखा के एक्सपीरियंस से आनंद दिखाने की कोशिश करते हैं कैसे ह्यूमिलिएशन, डिस्क्रिमिनेशन और सफरिंग फेस्ड बाय अनटचेबल्स, कि कैसे जो अनटचेबल्स हैं वो ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट, डिस्क्रिमिनेशन, सफरिंग फेस करते हैं। ये बस एक बॉय की स्टोरी नहीं है, ये पावरफुल क्रिटिसिज्म है पूरे कास्ट सिस्टम का, कि कैसे कास्ट सिस्टम की वजह से एक सिंगल एंटिटी सफ़र करती है। तो ये सब कुछ लिख देना, बना के लिख ही दोगे, इंटेलिजेंट तो हुई। समरी क्या है, द एंटायर नॉवल टेक्स प्लेस विद इन वन डे। बखा लिव्स इन द आउटकास्ट कॉलोनी विद हिज फादर लखा, सिस्टर सोहिनी एंड ब्रदर रखा। बखा लखा, अरे क्या नाम था। ये जॉब इज़ टू क्लीन पब्लिक लैट्रिन्स एंड स्ट्रीट्स। इसका काम क्या, इनको क्लीन करना। बहुत हार्ड वर्किंग, सेंसिटिव है, लेकिन फिर भी उसकी कास्ट की वजह से इसको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है। पूरा मतलब एक डे में ही ख़त्म हो जाती है ये पूरी के एक डे। लीव्स ऑफ अ पर्सन अनटचेबल, उसकी लाइफ में सुबह से शाम तक क्या क्या होता है। थ्रू आउट द डे सेवरल इंसिडेंट्स, सेवरल सोशल डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस। बखा, अब होता क्या है, पहला इंसिडेंट,
मार्केट प्लेस में बखा एक्सीडेंटली एक हाई कास्ट मैन को टच कर देता है। उसके बाद वो जो पर्सन है बहुत फ्यूरियस हो जाता है भाई, बहुत गुस्सा हो जाता है और पब्लिकली उसको इंसल्ट कर देता है। किसको? बखा को। बखा अपोलोजाइज करता है, सॉरी बोलता है, और जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी, टच ही तो हुआ था। फिर दूसरा इंसिडेंट आता है सोहिनी ह्यूमिलिएशन, कि सोहिनी की इंसल्ट होती है। बखा की सिस्टर पानी लेने जाती है। फिर एक प्रिस्ट है, उसका नेम क्या था? कालीनाथ। वो बहुत इमोरली उसके साथ बिहेव करता है और फॉल्सली उसको अक्यूज़ भी कर देता है, उस पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा देता है। ये क्या दिखाता है? हिपोक्रेसी, पाखंड किसका? अपर कास्ट सोसाइटी का। फिर उसके बाद थर्ड इंसिडेंट आता है टेम्पल में। बखा इज़ अट्रैक्टेड टू ब्यूटी ऑफ द टेम्पल। टेम्पल को देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है, लेकिन उसे पता है कि वो अनटचेबल है और उसको अलाउड नहीं है टेम्पल के अंदर जाना। फिर से उसको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है। फोर्थ आता है गांधी जी की स्पीच नहीं, गांधी जी स्पीच। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द नॉवल बखा लिसन्स टू अ स्पीच बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की स्पीच सुनता है जिसमें गांधी जी अनटचेबिलिटी को कंडेम करते हैं, और अनटचेबल्स को क्या बोलते हैं बताइए? हरिजन्स। अनटचेबल्स को क्या बोलते हैं? हरिजन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। देखो, जब ये महात्मा गांधी ने अनटचेबल को हरिजन बोला था ना, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसका अपोज किया था कि आपने तो हरिजन बोलकर उनको और ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड कर दिया है और अलग कर दिया है जनरल पीपल से, सोसाइटी से। फिर आता है फिफ्थ इंसिडेंट, फ्लश सिस्टम। बखा मॉडर्न सैनिटेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सुनता है। फिर द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लश टॉयलेट्स suggests a possible practical solution to the problem of untouchability. The novel ends without a definite solution, leaving readers to reflect on the issue. कि उनको क्लीन करना पड़ता था। अब ये फ्लश सिस्टम जब आता है कि नॉवल बिना किसी सॉल्यूशन के, किसी डेफिनेट सॉल्यूशन के एंड हो जाती है। सो वी कैन से दिस इज़ एन ओपन एंडेड स्टोरी। ओपन एंड हो जाती है जिसमें वो इशू को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। मेजर थीम्स क्या है? अनटचेबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन रिस्पेक्ट। फिर उसके बाद सोशल इनजस्टिस कैसे होता है, ह्यूमिलिएशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन एक्सक्लूजन, सोशल सेग्रीगेशन कैसे कैसे होता है, कैसे सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। रिलीजियस एक्सक्लूजन होता है, मंदिरों में नहीं जाने देते, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करने देते। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड पब्लिक ह्यूमिलिएशन। हिपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी, भाई समाज का पाखंड। हिपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी, मैनी अपर कास्ट कैरेक्टर्स क्लेम टू बी रिलीजियस एंड मोरल। बहुत सारे अपर कास्ट लोग खुद को बहुत मोरल, रिलीजियस बताते हैं, बट एक्चुअली देखो करा क्या, पब्लिक में एक पर्सन ने गलती से टच कर दिया तो वहीं उसकी इंसल्ट कर दी, मंदिर में जाने नहीं दिया, कुएं से पानी नहीं भरने दिया। वो कहानी सुनी है कि वो ठाकुर का कुआं ठाकुर का, जमीन ठाकुर की, चलो बाद में सुनाएंगे, अभी पढ़ लेते हैं। देयर एक्शंस रिवील हिपोक्रेसी, द प्रिस्ट हु हैरेसेस सोहिनी इज अ गुड एग्जाम्पल। उसके बाद आनंद, मुल्क राज आनंद बताते हैं, एक्सपोज करते हैं कंट्रडिक्शन बिटवीन रिलीजियस आइडियल्स एंड सोशल बिहेवियर, कि रिलीजन में क्या क्या लिखा गया है, रिलीजियस आइडियल्स के आपको ऐसे आइडियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा बिहेवियर वैसा बिहेवियर, बट एक्चुअली आप सोसाइटी में आकर कैसे बिहेव कर रहे हो, दैट मैटर्स। देन सर्च फॉर चेंज, गांधी जी का सॉल्यूशन, मोरल इक्वालिटी, क्रिश्चियन मिशनरी अप्रोच। उस टाइम पर क्रिश्चियन ये मिशनरीज आते थे, कन्वर्ट करवाते थे, कि बहुत सारे लोअर कास्ट पीपल कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उन्हें दिखाई दिया कि हिंदुइज्म के अंदर कोई स्कोप है ही नहीं जब तक वो लोअर हैं, जब तक वो मार्जिनलाइज्ड हैं, बिल्कुल बॉटम से बिलोंग करते हैं। तो उसका एक सोल्यूशन उन्होंने क्या समझा कि कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं, एटलीस्ट विल बी फ्री फ्रॉम दिस डिस्क्रिमिनेशन। बट इन रियलिटी इट डिड हेल्प, बट नॉट कम्प्लीटली। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फ्लश टॉयलेट्स आए हैं जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की नीड को एलिमिनेट कर देते हैं। अब आते कैरेक्टर, बखा एक प्रोटोगोनिस्ट है, मेमोरेबल कैरेक्टर्स हैं इंडियन इंग्लिश फिक्शन का। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सेंसिटिव, इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग, सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड इमोशनली वल्नरेबल मतलब कह दो कुछ और दुख जाएगा, चीज़ें बुरी लग जाती थी, लगनी भी चाहिए जब इतना कुछ हुआ है उसके साथ।
सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस क्या है? ऑप्रेस्ड ह्यूमैनिटी, विक्टिम्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिज़ायर फॉर सोशल जस्टिस। 44 मिनट की होगी वीडियो। सोहिनी के बारे में पढ़ना, लखा के बारे में पढ़ना, गांधी जी के बारे में पढ़ना, बखा के पॉलिटिकल अवेकनिंग पढ़ेंगे आप। बहुत पूछा जाता है MEG7 में, लिख दिया है। और कैसे ह्यूमिलेशन, एंगर, रिफ्लेक्शन, गांधी जी की स्पीच से क्या चेंजेस आते हैं, पॉलिटिकल अवेकनिंग। ओके, सॉल्यूशन आनंद जी ने क्या सजेस्ट करे, इंपॉर्टेंट है। गांधीयन रिफॉर्म, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी, ये तीनों चीज़ें सोसाइटी में कुछ चेंजेस ला सकती हैं, पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं। नरेटिव टेक्निक कौन सी है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आनंद फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट्स बाकास थॉट्स एंड इमोशन डायरेक्टली। अब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड एरिस्टोटल में लिख कर आए होंगे कल के पेपर में, है। आनंद फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट्स बाकास थॉट्स एंड इमोशंस डायरेक्टली। रियलिज्म, द नॉवल रियलिस्टिक। रियलिज्म क्या बताएगा? रियलिज्म का मतलब कितना इन रियलिटी ये कनेक्ट कर पा रहा है, तो रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करती है एवरीडे लाइफ को, और डिस्क्रिप्शन विविड एंड डिटेल्ड है। सिंगल डे स्ट्रक्चर है, पूरा नॉवल एक ही डे में कवर की गई। एक ही डे का मतलब ये है कि जो बखा सलोनी है उनके सिंगल डे का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि पूरा डे वो क्या से क्या करते हैं, क्या से क्या होता है उनके साथ। यूनिटी इंटेंसिटी है, सोशल डॉक्यूमेंटेशन है, बताता है सोसाइटी कैसी है, कैसे हायरार्कीज़ हैं, क्या बिहेवियर है, क्या एक्शन है, कैसे लोगों को ट्रीट किया जाता है। क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ लेना, क्वेश्चंस पढ़ लेना, कंक्लूजन पढ़ लेना। अब आते हैं टॉपिक 5, और 10 टॉपिक हैं यार, अभी 5 पर ही आए हैं। टॉपिक 5, अनीता देसाई क्लियर लाइट ऑफ डे। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट। अनीता देसाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कब बर्थ हुआ था? 1937, आज़ादी से 10 साल पहले। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड राइटर्स इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। शी इज़ नोन फॉर हर साइकोलॉजिकल novels that explore human relationships, loneliness, memory, and emotional conflicts. Unlike many earlier Indian novelists who focused mainly on social and political issues, Anita Desai explores the inner world of her characters. कि देखो, जो अदर इंडियन नॉवलिस्ट थे वो मेनली सोशल पॉलिटिकल इशू पर बात करते थे। अनीता देसाई ने कि कैसे एक इंसान के अंदर इनर कन्फ्लिक्ट जो चलता है कि हमारे बाहरी वर्ल्ड से ज़्यादा हमारे अंदर जो चीज़ें चलती हैं दे आर मोर कन्फ्लिक्टिंग। कितना कुछ चलता रहता है ना, अभी आप बैठे होंगे कितनी वीडियो देखते हुए भी कितना कुछ दिमाग में चल रहा होगा भाई, ये वो सारी चीज़ें वो बताती हैं। हर नॉवल एम्फसाइज इमोशंस, साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स एंड फैमिली रिलेशनशिप्स। क्लियर लाइट ऑफ द डे, क्राई, द पीकॉक, फायर ऑन द माउंटेन, इन कस्टडी, ये तो मैंने भी पढ़ी है। फास्टिंग फेस्टिंग, ठीक है। इन कस्टडी पे तो मूवी भी बनी है। पता है कौन है उसके अंदर? शशि, हाँ शशि, अरे कौन है? रणबीर कपूर के पापा। अरे मैं भूल गई यार। Among these, Clear Light of Day is considered one of her finest novels and widely studied in Indian English literature. In custody ना BA ऑनर्स इंग्लिश ड्यू में थी। इंट्रोडक्शन टू द नॉवल 1980 में पब्लिश हुई है, और फैमिली नॉवल सेट इन ओल्ड दिल्ली में। इन कस्टडी भी ओल्ड दिल्ली है, चांदनी चौक के पास की। द नॉवल एग्जामिन्स द लीव्स ऑफ दास फैमिली, पर्टिकुलरली द रिलेशनशिप अमंग 4 सिबलिंग्स, 4 सिबलिंग, 4 बहन भाइयों के बीच में। बिमला, तारा, राजा, बाबा। बिमला, तारा, राजा, बाबा। द स्टोरी मूव्स बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट, showing how childhood experiences continue to influence adult lives. Novel is also set against the backdrop of partition of India 1947, which affects both the family and society. टाइटल सिंबलाइज करता है ट्रुथ, फॉरगिवनेस एंड रियल सेल्फ रियलाइजेशन। समरी क्या है? 4 सिबलिंग्स के अराउंड रिवॉल्व करती है दास फैमिली के। बिम, तारा, राजा और बाबा। बिम कौन है? बिमला। बिमला रिमेन्स इन द फैमिली होम एंड टेक्स केयर ऑफ ऑटिस्टिक ब्रदर बाबा। बाबा को ऑटिज्म है। तारा बकुल से
शादी कर लेती है और वो दिल्ली से चली जाती है। राजा इमोशनली अटैच हो जाता है एक मुस्लिम लैंडलॉर्ड हैदर अली की फैमिली से और उसके बाद हैदराबाद चला जाता है। बाबा डिपेंडेंट रहता है किस पर, बिमला पर, थ्रू आउट हिज लाइफ। क्यों? क्योंकि उसका ऑटिज्म है और उसकी टेक केयर करती है बिमला। नॉवल बिगिन होती है तारा रिटर्न्स टू दिल्ली आफ्टर मैनी ईयर्स, कि बहुत सालों बाद तारा दिल्ली आती है। हर विजिट रिवाइव्स मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड एंड फैमिली कन्फ्लिक्ट। जैसी वो आती है तो वो जो फैमिली कन्फ्लिक्ट, चाइल्डहुड मेमोरीज वो दोबारा से रिकॉल होना स्टार्ट हो जाती है, नॉस्टैल्जिक फिर उसके बाद लेकिन जो बिमला थी वो तारा से अभी भी एंग्री थी। तारा राजा से अभी भी एंग्री थी बिकॉज ही अबेंडेंड द फैमिली एंड लेटर डिमांडेड रेंट फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल हाउस, के एक तो छोड़ के चला गया और ऊपर से उनसे क्या मांगता है, रेंट, वहाँ रहने के एंसेस्ट्रल हाउस। As the story progresses, Bim gradually overcomes her bitterness and learns forgiveness. जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है बिमला सीख जाती है कि अपनी बिटरनेस जो अंदर कड़वाहट पैदा होगी उनके लिए वो कैसे इसको कम करे और माफ़ी दे दे। फिर एक रिकन्सिलिएशन एंड इमोशनल हीलिंग में नॉवल एंड हो जाती है। मेजर थीम्स क्या हैं? फैमिली रिलेशनशिप, लव, रिजेंटमेंट भाई किसी से रिजेंट करना, अपसेट हो जाना, डिपेंडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉरगिवनेस, मेमोरी एंड द पास्ट, क्योंकि जब मिलने के लिए आती है बिमला से तारा तो कैसे वो पास्ट चाइल्डहुड के बारे में सोचते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे उसके अराउंड रिवॉल्व होने लग जाती है। जो कैरेक्टर्स हैं वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से डीपली इन्फ्लुएंस्ड हैं। देखो ज़्यादा डिटेल समरी क्यों नहीं लिखी, क्योंकि समरी नहीं पूछी जाती, ये सब पूछते हैं। फॉर अनीता देसाई द पास्ट नेवर डिसअपियर्स, अनीता देसाई के लिए पास्ट कभी डिसअपियर होता ही नहीं है, वो कंटिन्यू टू शेप द प्रेजेंट। नॉवल सजेस्ट द अंडरस्टैंडिंग दैट द पास्ट इज़ नेसेसरी फॉर इमोशनल ग्रोथ, के इमोशनल ग्रोथ के लिए पास्ट नेसेसरी है। आपके भी मन में बड़ी रंजिशें होंगी किसी को लेकर, पास्ट कहाँ भूलते हैं हम। पार्टीशन ऑफ इंडिया, और कौन सी थी? पार्टीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि 1947। फिर राजा की रिलेशनशिप, कम्युनल टेंशन अफेक्ट राजा's रिलेशनशिप, सोशल एटमोसफियर ऑफ दिल्ली, इमोशनल लीव्स ऑफ कैरेक्टर्स। टाइम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाइल्डहुड टू एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। उसके बाद फॉरगिवनेस एंड रिकन्सिलिएशन, एंड में जो होता है। अब कैरेक्टर एनालिसिस के बाद पढ़ लेते बिमला। बिम सेंट्रल कैरेक्टर है, इंडिपेंडेंट है, इंटेलिजेंट है, स्ट्रॉन्ग विल्ड है और रिस्पॉन्सिबल है। और क्या रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इमोशनल ग्रोथ। तारा यंगर सिस्टर है बिमला की, सेंसिटिव है, जेंटल है और डिपेंडेंट है, तभी शादी करके चली जाती है, डिपेंडेंट है। एज अ चाइल्ड तारा डिपेंड्स हैवीली ऑन बिमला, बचपन में डिपेंडेंट थी बिमला पे, एडल्ट होते ही शादी कर लेती है। सो सर्व्स एज ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट एंड प्रेजेंट में ब्रिज कैसे सर्व करती है, उसके आने के बाद नॉवल स्टार्ट हो रही है, पास्ट में जा रहे हैं, बाकी देख लेना भाई। राजा इज़ द एल्डेस्ट ब्रदर, एल्डेस्ट है, रोमांटिक है, एम्बिशियस है, इंटेलेक्चुअल है, उर्दू को एडमायर करता है, उर्दू कल्चर को, हैदर अली की फैमिली के साथ चला जाता है हैदराबाद। डिपार्चर क्रिएट्स इमोशनल कन्फ्लिक्ट विद इन द फैमिली। राजा सिंबलाइज करता है चेंज एंड सेपरेशन। बाबा इज मेंटली चैलेंज्ड एंड रिमेन्स इमोशनली डिपेंडेंट, किस पर? बिमला पर। हिज रिपीटेटिव मेंटली चैलेंज ऑटिज्म में, रिपीटेटिव लिसनिंग टू ओल्ड records symbolizes the inability to escape the past. Baba represents innocence and permanence. स्ट्रक्चर क्या है नॉवल का? नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, वही नॉवल प्रेजेंट से जारी है पास्ट में, फिर देन कमिंग इन। नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, 4 सेक्शन है, प्रेजेंट, पास्ट, चाइल्डहुड मेमोरीज एंड रिटर्न टू प्रेजेंट। वही प्रेजेंट तारा आई, फिर गोइंग बैक टू पास्ट, थिंकिंग अबाउट द चाइल्डहुड मेमोरीज, फिर देन रिटर्निंग टू प्रेजेंट, फॉरगिवनेस एंड रिकन्सिलिएशन। अब आ जाते हैं क्या सिंबलाइज कर रहा है? हाउस सिंबलाइज करता है कंटिन्यूटी, मेमोरी एंड फैमिली यूनिटी। कौन चला गया उस हाउस में से? सभी तो चले गए, किसे छोड़कर? बिमला को और राजा को। मेमोरी, फैमिली यूनिटी, बाबा के रिकॉर्ड्स,
रिपीटेशन, मेमोरी, एस्केप फ्रॉम रियलिटी। टाइटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर लाइट ऑफ डे क्या सिंबलाइज करता है? ट्रूथ, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ रियलाइजेशन एंड इमोशनल क्लैरिटी। बाय एंड ऑफ द नॉवल बीम अचीव्स हिज दिस क्लियर लाइट व्हेन शी फॉरगिव्स राजा। राजा को जब वो फॉरगिव कर देती है, शी अचीव्स क्लियर लाइट। नरेटिव टेक्निक, फ्लैशबैक का यूज़ किया है, साइकोलॉजिकल रियलिज्म का, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स का यूज़ किया गया है। क्लियर लाइट ऑफ द डे एज अ पार्टीशन नॉवल, कैसे पार्टीशन नॉवल है? इमोशनल डिवीजन, कल्चरल चेंजेस एंड फैमिली टेंशंस को दिखा रही है। पढ़ लेना बाकी। क्रिटिकल एनालिसिस, फैमिली ड्रामा, साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसमें शो किया गया है। क्वेश्चन क्या क्या है, कंक्लूजन पढ़ लेना। बातें महात्मा गांधी का हिंद स्वराज। सो महात्मा गांधी 1869, बताओ डे, बताओ डेट 2 अक्टूबर 1948। 31 जनवरी सेलिब्रेट एज मार्टायर डे। किसने गोली मार दी थी? हु शूटेड महात्मा गांधी? बताओ कमेंट्स में। चलो मत बताओ, पढ़ लो। फादर ऑफ द नेशन, ही वॉज, इनके बारे में तो लिख ही दोगे। फिलॉसफी क्या थी? ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ रूल, सेल्फ रिलायंस एंड मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट वर्क्स, हिंद स्वराज 1909, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यंग इंडियन, हरिजन। बताना कौन कौन से। इंट्रोडक्शन टू हिंद स्वराज। हिंद स्वराज मीन्स इंडियन होम रूल वॉज रिटन बाय गांधी जी इन 1909 ड्यूरिंग सी वॉयज फ्रॉम लंदन टू साउथ अफ्रीका। जब लंदन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे ना, तो उसी टाइम पर लिखी थी उन्होंने ये। एडिटर गांधी जी थे, रीडर यंग नेशनलिस्ट जितने भी थे उस टाइम के सब। थ्रू दिस, कैसे? क्योंकि डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है। थ्रू दिस कन्वर्जेशन गांधी जी एक्सप्लेन्स हिज आइडियाज अबाउट फ्रीडम, सिविलाइजेशन, नेशनलिज्म, मॉडर्निटी एंड सेल्फ रूल। इसके अंदर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया गया है। समरी क्या है? द रीडर आर्ग्यूज दैट इंडिया शुड गेन फ्रीडम थ्रू वायलेंट रिवॉल्यूशन, मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कि इंडिया को फ्रीडम वायलेंट रिवॉल्यूशन से लेनी चाहिए कि भाई प्यार से कुछ नहीं होने वाला, मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के थ्रू। लेकिन जो एडिटर है यानी गांधी जी डिसएग्री करते हैं। वो बोलते हैं कि रिप्लेसिंग ब्रिटिश रूलर्स विद इंडियन रूलर्स विल नॉट सॉल्व इंडियाज प्रॉब्लम। एक रूलर को हटा के दूसरा ला देना, इससे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? सो अगर हमें एक्चुअल फ्रीडम चाहिए तो इट शुड बी मोरल, कल्चरल, शुड बी थ्रू मोरल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। सो क्रिटिसाइज करते हैं रेलवेज को, लॉयर्स को, डॉक्टर्स को, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को और मटीरियलिज्म को। वो बिलीव करते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन ग्रीड, लालच, कंपटीशन और मोरल डिक्लाइन को एनकरेज करता है। इंस्टेड ही एडवोकेट्स, इसलिए वो बोलते हैं कि हमें क्या अपनाना चाहिए? सिंप्लिसिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, विलेज बेस्ड इकोनॉमी, नॉन वायलेंस एंड सेल्फ रूल। फिर ये जो बुक है एंड हो जाती है गांधी जी के विजन के साथ, मोरली स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया। क्या क्या थीम है? स्वराज, सेल्फ रूल की बात की गई है। पॉलिटिकल स्वराज यानी फ्रीडम, फॉरेन रूल से फ्रीडम होनी चाहिए। पर्सनल स्वराज कि हमारी खुद की जो डिज़ायर्स है, जो एक्शन है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। मोरल स्वराज, अपने सेल्फ डिसिप्लिन, एथिकल लिविंग होनी चाहिए। कि देखो, पॉलिटिकल स्वराज तो समझ आता है कि फॉरेन रूल से। पर्सनल कि अपने डिज़ायर्स पे, अपने एक्शंस पे कंट्रोल करो। मोरल कि आपका डिसिप्लिन, आपका बिहेवियर, एथिक्स, इन पे कंट्रोल करिए। तो मोरल, पर्सनल और पॉलिटिकल स्वराज के बारे में बात करती है। क्रिटिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग कि ये मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, कंपटीशन एंड मोरल वीकनेस को प्रमोट कर रही है गांधी जी के अकॉर्डिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब आते हैं और थीम कौन सी है? नॉन वायलेंस, अहिंसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख देना, भर भर के लिखी दोगे इसके बारे में तो। ट्रुथ, लव, नॉन वायलेंस। गांधी जी ने बोला तो था कि एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल कर दूंगा मैं। नॉन वायलेंस को प्रमोट किया था उन्होंने। और हमें मिला स्वदेशी के बारे में कि अपने ही इंडिया में बनी चीज़ों को यूज़ करो, बॉयकट करो फॉरेन गुड्स को, सपोर्ट विलेज इंडस्ट्रीज़ और इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करो। फिर कल्चरल डीकोलोनाइजेशन, इम्पॉर्टेंट,
दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड एमएनजी टॉपिक है, पढ़ लेना भाई। ट्रू इंडिपेंडेंस रिक्वायर्स कि हमें कैसे ट्रू इंडिपेंडेंस मिलेगी? रिस्पेक्ट फॉर इंडियन कल्चर, कॉन्फिडेंस इन इंडियन ट्रेडिशन एंड रिजेक्शन ऑफ ब्लाइंड इमिटेशन। कि ऐसे ब्लाइंडली इमिटेट मत करो वेस्टर्न कल्चर को। यूज योर इंटेलेक्ट, चेरिश योर इंडियन कल्चर। हिंदू स्वराज एज आ पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट, क्या इसको पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट की तरह कंसिडर किया जा सकता है? क्या है पोस्ट कॉलोनियलिज्म? पोस्ट कॉलोनियलिज्म स्टडीज द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल रूल एंड द स्ट्रगल फॉर कल्चरल आइडेंटिटी आफ्टर कोलोनाइजेशन। कि जब हमें आज़ादी मिल गई, कोलोनिज्म ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या क्या कल्चरल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल स्ट्रगल हुआ, फेस किया, उसके बारे में वो सारी चीज़ें। Hindu Swaraj is considered a post-colonial text because it challenges colonial domination, Western superiority and cultural dependence। पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना कि गांधी जी ने किस किस जो गांधी जी ने मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज़ किया था, और मेनली किस किस को? रेलवेज़ को, लॉयर्स को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो लॉयर्स हैं ना, वो जो डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाई झगड़ों को सुलझाने की जगह बढ़ा देते हैं, वो इनकरेज करते हैं डॉक्टर्स को कि डॉक्टर पर अगर आप डिपेंडेंट हो तो ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हेल्थ, इसको वीकन कर देता है। कैसे कि देखो, अगर होम रेमेडीज़ की बात करें, ये बिलीव करते थे कि होम रेमेडीज़ को अपनाओ, आपके घर में सब कुछ है, योर होम, योर किचन इज़ अ हॉस्पिटल, सब कुछ है उसके अंदर। मशीनरी को करा था उन्होंने क्रिटिसाइज़ कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये अनएम्प्लॉयमेंट लेकर आ रही है, एक्सप्लॉयटेशन लेकर आ रही है। तो ये जो हमारी होममेड चीज़ें हैं, इन पर फोकस करो, इनको प्रमोट करो। उसको क्या नरेटिव टेक्निक कौन सी थी? डायलॉग फॉर्म में लिखा गया, सिंपल लैंग्वेज को यूज़ किया गया है, और परसुएसिव स्टाइल है। परसुएसिव यानी कि रिटोरिक स्टाइल है, मना दे, कंपेलिंग है। स्ट्रेंथ, क्रिटिसिज्म देख लेना, कंक्लूजन देख लेना। 7th टॉपिक, गीता हरिहरंस गाजर हलवा। बड़ा मन कर रहा है यार, गर्मी में कहाँ मिलेगा गाजर हलवा। 1 घंटा हो गया। गीता हरिहरन, बर्थ हुआ था 1954। मोस्ट रिस्पेक्टेड कंटेम्प्रेरी इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। शी इज़ नोन फॉर हर नॉवेल्स, short stories, essays that focus on women's experience, gender relations, family dynamics and social inequalities। इनकी जो राइटिंग है वो ट्रेडिशनल सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करती है और हाईलाइट करती है कि जो जो स्ट्रगल वुमेन ने पेट्रियार्कल सोसाइटी में फेस किए हैं, और साइकोलॉजिकल इंसाइट को कंबाइन करती है रियलिज्म से। इम्पॉर्टेंट वर्क कौन से हैं? द 1000 फेसेस ऑफ नाइट, इन टाइम्स ऑफ सीज, व्हेन ड्रीम्स ट्रेवल, फ्यूगिटिव हिस्ट्रीज, गाजर हलवा शॉर्ट स्टोरी। इंट्रोडक्शन क्या है? गाजर हलवा शॉर्ट स्टोरी है जिसमें फैमिली रिलेशनशिप्स, इमोशनल डिस्टेंस, जेंडर एक्सपेक्टेशंस और हिडन टेंशंस को एग्जामिन किया गया है। Title itself refers to a popular Indian sweet dish made from carrots, milk, sugar and nuts. At first glance, the title appears simple and ordinary, but it carries deeper symbolic significance within the story. Story में कैसे deeper significance ये carry करता है वो आपको बताना है। The narrative presents the complexities of family interactions and demonstrates how food, memory, affection and power are interconnected in domestic spaces. अच्छा ये बताओ कि किसी एक का पेट खराब हो तो खिचड़ी पूरे घर के लिए बनती है ना? किडिंग। द नरेटिव रिप्रेजेंट ये जो नरेटिव है प्रेजेंट करता है कि फैमिली के अंदर जो डोमेस्टिक स्पेस है उसमें कैसे इंट्रैक्शंस होता है, कैसे डिफरेंट चीज़ें हाईलाइट करती हैं, इंटरकनेक्ट करती हैं। The story shows that seemingly small incidents within a family can reveal deeper emotional and social realities. Summary क्या है? Story revolve कर रही है family interaction relationship के around that appear normal on the surface but contain underlying tensions.
देखो भाई, गाजर का हलवा ऊपर से कितना टेस्टी दिखाई देता है, कितना कुछ उसके अंदर दिखाई दे रहा है ऊपर, लेकिन जब आप बनाओगे आपको पता है कितना कुछ डलता है, वो चीज़ें उसके ऊपर दिखाई नहीं दे रही हैं। यू आर जस्ट सीइंग रेड कैरेट गार्निश्ड विद सम ड्राई फ्रूट्स, बट अंदर कितनी चीज़ें हैं। सिमिलरली फैमिली बाहर से तो सब कुछ ठीक दिखाई दे रही हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो यू कैन सी, बट अदरवाइज बिल्कुल सब कुछ ठीक है। बट व्हेन यू एंटर, कितना टर्बुलेंस, कितने कन्फ्लिक्ट्स, कितने कुछ होता रहता है। तो वही बता रहे हैं कि जो फैमिली इंट्रैक्शन में जो रिलेशनशिप्स हैं फैमिली मेम्बर्स के बीच में, वो लगती तो नॉर्मल है, लेकिन विद इन बिटवीन देम कितना कुछ होता रहता है, कितने टेंशन जो अंडरलाई करती हैं। फूड बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट मीडियम थ्रू विच इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड। फूड के थ्रू इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है। द प्रिपरेशन एंड शेयरिंग ऑफ गाजर हलवा क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरेक्शन अमंग फैमिली मेम्बर्स। देखो, कुछ भी लोगों के फैमिली के अंदर, हम एक ऐसे ही पेट्रियार्कल फैमिली के अंदर रहते हैं जिसके अंदर ज़्यादा बातें भी नहीं होती हैं भाई। बहुत रेयर होता है कि फैमिली के अंदर इतनी कुछ बातें हो रही है, हर कोई अपने में बिजी है, लेकिन कुछ मीठा बन जाए। मीठा बनना क्या दिखा रहा है कि हैप्पीनेस, जब कुछ खुशी होती है, कुछ दुख होता है, तो साथ में बैठकर उसको डिस्कस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं या सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो गाजर का हलवा एक अपॉर्चुनिटी है जो फैमिली के बीच में क्या लेकर आ रहा है, इंट्रैक्शन लेकर आ रहा है। As the story progresses, the reader begins to notice emotional gaps, unspoken frustrations, and unequal expectations within the family. फैमिली में जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती जाती है, आप वी रीडर्स हम नोटिस करते हैं कि कैसे इमोशनल गैप है विद इन द फैमिली मेम्बर्स। बातें नहीं होती हैं, फिर भी फ्रस्ट्रेशंस है एक दूसरे के लेकर। क्यों फ्रस्ट्रेशन राइज होती है? एक्सपेक्टेशंस लीड्स फ्रस्ट्रेशन। कैरेक्टर स्ट्रगल करते हैं पर्सनल डिज़ायर से, सोशल रोल्स और इमोशनल नीड्स से। ऑर्डिनरी डोमेस्टिक इवेंट्स हरिहरन एक्सपोजेस लार्जर इशूज कनेक्टिंग जेंडर, पावर एंड रिलेशनशिप। स्टोरी डेमोन्स्ट्रेट करती है एवरीडे फैमिली लाइफ इज़ ऑफन मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इट अपीयर्स। कि जो फैमिली लाइफ है वो जैसी दिख रही है ना, उससे बहुत 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 ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मेजर थीम कौन कौन सी हैं? डोमेस्टिक लाइफ एंड हिडन टेंशंस, इमोशनल फ्रस्ट्रेशन, अनस्पोकन कॉन्फ्लिक्ट, अनइक्वल रिलेशनशिप एंड पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट्स। उसके बाद जेंडर रोल्स, केयर फॉर अदर्स, परफॉर्म हाउस होल्ड ड्यूटीज, सप्रेस पर्सनल डिजायर्स, मेंटेन फैमिली हार्मनी। उसके बाद ओके पढ़ लेना बाकी। इमोशनल आइसोलेशन को दिखा रहा है कि फैमिली मेम्बर साथ में तो रहते हैं लेकिन फिर भी वो हमेशा इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते हैं। कैसे जो मैनी कैरेक्टर्स है फैमिली के अंदर, देखो बहुत मेम्बर्स, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, कनेक्टेड है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर होता है ना खालीपन, लोनलीनेस के कोई समझ नहीं पा रहा है। एक्सपीरियंस लोनलीनेस डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय अदर्स। सजेस्ट करता है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी डज नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट इमोशनल इंटीमेसी। इमोशनल आइसोलेशन बिकम्स वन ऑफ द सेंट्रल कंसर्न्स ऑफ नैरेटिव। मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया, food frequently serves as a link between present experience and past memories। present experience and past memory के बीच में एक लिंक सर्व करता है। और गाजर का जो प्रिपरेशन है वो इवोक कर रहा है अर्लियर टाइम की मेमोरीज़ को। ये मेमोरी कंफर्ट भी लेकर आती हैं और कहीं ना कहीं लॉस और चेंज को भी शो करती हैं। क्योंकि जब आप कोई एक एक्टिविटी कर रहे हो, उस एक्टिविटी को करते रहे हम, या तो बहुत इंग्रॉस्ड हो, उसके अंदर बहुत इन्वॉल्व हो, फिर बहुत सी चीज़ें आती है ना कि मेरे साथ मैं तो कुछ कर रही हूँ, मुझे लगता है अरे यार ये भी होता था, ये भी करना था, ये भी करना था। हरिहरन shows how memory shapes personal identity and influences present relationships। पास्ट इमोशनल लीव्स और कैरेक्टर्स को कॉन्टीन्यूसली अफेक्ट करता रहता है। आप खुद देखो कि कितना कुछ है ना कि हम कभी सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाते अपनी चीज़ों से कि काश ये कर लेते, ये हो जाता, वो कर लेते, वो हो जाता। Power within the family. The story reveals that family relationships are not always equal. Power किसके थ्रू ऑपरेट करती है? एक्सपेक्टेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमोशनल कंट्रोल एंड सोशल रोल्स। बाकी पढ़ना कि टाइटल क्या सिंबलाइज कर रहा है, लिटरल मीनिंग क्या है। ट्रेडिशनल इंडियन डेजर्ट है जो फैमिली गैदरिंग से एसोसिएटेड है, सेलिब्रेशन से, अफेक्शन से एंड हॉस्पिटैलिटी। भाई मीठा बन रहा है, स्वीट्स किससे? फैमिली इकट्ठी होती है, मीठा तब बनता है, कोई आ जाता है, गेस्ट आ जाता है, इकट्ठे होते हैं, कुछ अच्छा होता है, कुछ सेलिब्रेट करना, अफेक्शन प्यार शो करना हो या हॉस्पिटैलिटी शो करनी हो। लेकिन इसकी सिंबॉलिक मीनिंग क्या है?
इमोशनल बॉन्ड सिंबलाइज करिए, डोमेस्टिक लेबर सिंबलाइज करिए, क्योंकि गाजर के हलवे की प्रिपरेशन में भाई ऐसे नहीं बनता गाजर का हलवा, बहुत टाइम लगता है। तो डोमेस्टिक लेबर बता रही है, फैमिली ट्रेडिशंस एंड वुमेन और विमेंस इनविजिबल वर्क। पानी पी लूँ। द प्रिपरेशन ऑफ डिश रिक्वायर्स टाइम, एफर्ट एंड केयर। टाइम भी चाहिए, एफर्ट भी चाहिए, केयर भी चाहिए। सिमिलरली फैमिली रिलेशनशिप्स में भी इमोशनल लेबर और सेक्रीफाइस, जितना टाइम केयर एफर्ट्स के साथ रिलेशंस को निभाया जाता है उतने ही अच्छे, डीप और लॉन्ग होते हैं वो। डेजर्ट की स्वीटनेस कंट्रास्ट कर रही है इमोशनल टेंशन्स को जो फैमिली के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंट्रास्ट क्रिएट्स वन ऑफ द स्टोरीज सेंट्रल आयरनीज के जो स्वीटनेस गाजर के हलवे की है वो क्या दिखा रही है कि फैमिली के अंदर कैसे टेंशन्स चल रही हैं, तो एक तरफ से आयरनी है ना। द टाइटल देयरफॉर बिकम्स मच मोर सिग्निफिकेंट देन अ सिंपल रेफरेंस टू फूड। कैरेक्टराइजेशन, हरिहरन्स कैरेक्टर्स आर रियलिस्टिक एंड साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स हैं। रियलिस्टिक या साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स हैं। कैरेक्टर्स को समझ पाना, आप खुद देखो, आप फैमिली मेम्बर, क्या आप हर किसी को बहुत अच्छे से समझ पाए हो? कभी कभी हमें लगता है हम जानते हैं, हम सब समझते हैं, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द रियलिटी। Rather than presenting heroes or villains, she portrays ordinary individuals dealing with everyday challenges. Characters are believable because they possess strength, weakness, desires, and frustration, very common to all human beings. So जो स्टोरी है, रियलिज्म अलाउज रीडर्स टू आइडेंटिफाई विद द कैरेक्टर्स एंड देयर एक्सपीरियंसेस, के जब आप रीड करोगे तो आप उसको रिलेट कर पाओगे। रीडर्स आर एबल टू रिलेट विद द कैरेक्टर्स। नैरेटिव स्टाइल रियलिज्म है, रियलिस्टिक चीज़ें दिखाई गई हैं। साइकोलॉजिकल डेप्थ दिखाया गया है कैरेक्टर्स का, कैसे फीलिंग्स रादर देन एक्शंस, के कैसे फोकस फीलिंग्स पर है एक्शंस से ज़्यादा। और साइकोलॉजिकल अप्रोच अलाउज रीडर्स टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स मोर डीपली, के जो रीडर्स ये कैरेक्टर्स को मोर डीपली समझ पा रहे हैं। सिंबॉलिक डिटेल दी गई है जिसमें जैसे फूड है, हाउस होल्ड रूटीन्स है, फैमिली इंट्रैक्शंस हैं, ये कैसे सिंबलाइज करें मेजर्ड थीम्स को। सबटल सोशल क्रिटिसिज्म, हरिहरन डज नॉट ओपनली प्रीच और क्रिटिसाइज, ना तो कोई ज्ञान दे रही है, शिक्षा दे रही है, ना कोई क्रिटिसाइज करी, ओपनली ये नहीं कर रही है, बट डीप डाउन as you read it through the representation you automatically start criticizing or praising certain things. Instead, she allows readers to recognize social inequalities through the experiences of the characters. This subtle approach makes the story more powerful. Very, very, very important. Okay. नाउ सोशल कंसर्न्स इन द स्टोरी में क्या क्या सोशल कंसर्न है? जेंडर इनइक्वालिटी है, इमोशनल नेग्लेक्ट है। देखो अब तक हमने जितने देखे जेंडर इनइक्वालिटी आया है ना, मैक्सिमम में आया है भाई, लिख देना इसको। तो इमोशनल नेग्लेक्ट है, ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस है, इनविजिबल लेबर है। क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ लेना, आज ये क्वेश्चन देख लेना, कंक्लूजन पढ़ लेना। अब आते हैं 8th टॉपिक, अ ट्रिप इनटू द जंगल। किसने लिखा है? मनोज दास ने। और ऑथर के बारे में बात करें तो इंडिया सेलिब्रेटेड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ब्लेंडिंग रियलिज्म, सटायर, व्यंग्य, फैंटेसी, फिक्शन, साइकोलॉजिकल इंसाइट के लिए जाने जाते हैं। ये जो मॉडर्न सोसाइटी के जो वीकनेसेस हैं, कंट्राडिक्शन हैं कैरेक्टर्स के बीच में, डार्कर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, उसके बारे में बताया है इन्होंने, इनको प्रेजेंट करा है इन्होंने। और अगर इस नॉवल की बात करें तो एक ये एडवेंचरस स्टोरी है। ये जो नॉवल स्टोरी है, अ ट्रिप इनटू द जंगल, एक एडवेंचरस स्टोरी है अबाउट अ विजिट टू फॉरेस्ट। द जंगल फंक्शंस एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ अ प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट हिडन बीनीथ द सरफेस ऑफ सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स। पढ़ लेना इसको। स्टोरी वाइल्डली साइकोलॉजिकल डेप्थ, सोशल क्रिटिसिज्म, सिंबॉलिक ट्रीटमेंट और कन्फ्लिक्ट, सिविलाइजेशन, सेवेजरी को एडमायर करती है। दास ऑफर्स a disturbing commentary on the erosion of humane values and modern society. स्टोरी की बात करें तो फर्स्ट ग्लेंस पे ये स्टोरी लग रहा है कि जैसे एक जर्नी को डिस्क्राइब कर रही हूँ,
करके। आप देखो टाइटल से ही लग रहा है ना, ट्रिप इनटू द जंगल, ऐसा लग रहा है कि जर्नी को डिस्क्राइब कर रही हो, लेकिन ये ज़्यादा और भी ज़्यादा जो थीम्स हैं उनको हाईलाइट करती है, बिकॉज यहाँ जंगल मच मोर देन फिजिकल सेटिंग से ज़्यादा चीज़ों को सिंबलाइज कर रहा है। किस किस को? ह्यूमन ग्रीड को, फियर को, वायलेंस को, मोरल कन्फ्यूजन को, सोशल करप्शन को। Narrative explores what happens when individuals are placed in situations where moral principles come into conflict with personal interest. The story demonstrates how easily human beings can abandon compassion and humanity when faced with fear, ambition, or self-preservation. समरी क्या है? ये जो ट्रिप है इनटू अ जंगल सिंबॉलिक शॉर्ट स्टोरी है जो एक्सप्लोर करती है डार्कर साइड ह्यूमन नेचर की। स्टार्टिंग में तो लगता है कि भाई एडवेंचरस स्टोरी है, एक ग्रुप के लोग ट्रैवल कर रहे हैं जंगल में। इट्स डीपर कंसर्न इज द मोरल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। स्टोरी फॉलोज अ ग्रुप ऑफ एजुकेटेड एंड सिविलाइज सिटी ड्वेलर्स हु अंडरटेक अ ट्रिप इनटू अ रिमोट जंगल। देखो इस स्टोरी के अंदर जंगल सिर्फ एक फिजिकल थिंग नहीं है कि एक जगह नहीं है, जंगल एक ह्यूमन नेचर का अनकॉन्शियस माइंड को भी रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ वो चीज़ें, वो डिज़ायर, वो इमोशंस छुपे हुए हैं जो कभी रिफ्लेक्ट भी नहीं हुए। सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी, ऑब्वियसली अगर MEG5 के लिए प्रिपेयर किया था लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, तो उसमें तो यहाँ पर भी इसके अंदर भी ये जो जंगल है दिखाई तो ऐसे दे रहा है कि लोग एक ट्रिप पर जा रहे हैं, बट एक्चुअली जैसे ही वो और ज़्यादा अंदर जाते हैं तो उनके जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हिडन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फियर, ग्रीड, सेल्फिशनेस, क्रूएलिटी एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जर्नी ग्रेजुअली रिवील करती है कि सिविलाइजेशन के सरफेस में कितने प्रिमिटिव इंस्टिक्ट और वॉलेंट इम्पल्सेस लाई करते हैं। कि सिविलाइजेशन लेकर तो बहुत कुछ आती है कि एक डेवलपमेंट की लहर ले आई है, लेकिन अंदर से कितना कुछ है दैट पीपल एक्चुअली द हिडन थिंग्स दैट आर एक्सपोज्ड इनटू इट। जंगल फंक्शन सिंबल की तरह फंक्शन कर रहा है अनकॉन्शियस माइंड एंड द अनटेम्ड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। कैरेक्टर जो स्टार्टिंग में तो रिस्पेक्टेबल और कल्चर्ड दिखते हैं, बाद में उनकी मोरल रेस्ट्रेंट धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। देखो भाई, आप किसी से मिलो अच्छी सिचुएशन में ना, और कोई बहुत अच्छा बिहेव करेगा, लेकिन रियल ना तभी लोगों की सच्चाई पता चलती है जब आप किसी प्रॉब्लम में हो, तभी रियल निकल कर आता है। द बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ इजीली सिविलाइज्ड वैल्यूज़ कैन कोलैप्स अंडर प्रेशर। उनके जो बिहेवियर है उस प्रेशर में, उस टेंशन में, उस सिचुएशन में, उन सर्कमस्टेंसेस में, जब प्रॉब्लम्स टफ सर्कमस्टेंसेस में कैसे उनके जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो कलेप्स हो जाते हैं प्रेशर में। थ्रू आयरनी एंड सिंबलिज्म मनोज दास शोज दैट द रियल डेंजर इज नॉट द जंगल इटसेल्फ बट द डार्कर प्रेजेंट विद इन ह्यूमन बींग्स। कि वो शो करता है कि रियल डेंजर जंगल में नहीं है, बल्कि द डार्कर इट प्रेजेंट्स विद इन द ह्यूमन बींग्स। के ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ग्रीड है, फियर है, सेल्फिशनेस है, क्रूएलिटी है, ये है रियल डार्कनेस। The story suggests that modern civilization often hides rather than eliminates greed, violence and selfishness। ये बताता है कि मॉडर्न सोसाइटी इन चीज़ों को एलिमिनेट, जड़ से ख़त्म करने के प्लेस पर हाइड करती है। इट हाइड्स नॉट एलिमिनेट। मेजर थीम कौन कौन सी हैं? लॉस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, और डिस्कस द डिसोल्यूशन ऑफ डिस्कस द डिसोल्यूशन ऑफ ह्यूमेन वैल्यूज़ इन अ ट्रिप इनटू द जंगल। कौन कौन सी है? ह्यूमन नेचर, पढ़ लेना इसको, फियर एंड सर्वाइवल, ग्रीड एंड सेल्फ इंटरेस्ट, सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेजरी। अब बात करें कि सिंबोलिज्म क्या क्या है। जंगल किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? ह्यूमन अनकॉन्शियसनेस, मोरल डार्कनेस, फियर, सोशल करप्शन एंड हिडन डिज़ायर्स। एंड द जर्नी सेल्फ डिस्कवरी, मोरल टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। डार्कनेस क्या बता रहा है? इग्नोरेंस, ईविल, फियर एंड मोरल अनसर्टेनिटी। कैरेक्टर्स देखो, कुछ कैरेक्टर्स, सम कैरेक्टर्स डिस्प्ले कंपैशन, करेज एंड मोरल स्ट्रेंथ, और कुछ कैरेक्टर ग्रीड, सेल्फिशनेस एंड क्रूएलिटी शो करते हैं। सोशल क्रिटिसिज्म की बात करें तो पावर डेमोन्स्ट्रेट मोरालिटी, कंपटीशन रिप्लेसेस कॉपरेशन एंड सेल्फ इंटरेस्ट रिप्लेसेस कंपैशन। पढ़ लेना इसको। नरेटिव टेक्निक कौन सी है? सिंबॉलिक नरेटिव के जंगल और भी चीज़ों को सिंबलाइज किया गया है। रियलिज्म एंड एलिगरी दिखाई गई है। साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन है इसके अंदर।
एंड ग्रेजुअल रिवलेशन। क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ लेंगे, क्वेश्चन कंक्लूजन। 9th श्री अरबिंदो की जो पोम है ये एक बार देखें, द गोल्डन लाइट। पोम ही है ना ये, हाँ पोम ही है भाई। श्री अरबिंदो वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स, फिलोसोफर, पोइट एंड स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। एंड में भी मैंने इसको ऐड किया गया है इनके बारे में क्योंकि इंपॉर्टेंट लगे थे मुझे। ही प्लेड एन एक्टिव रोल इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट बिफोर टर्निंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअल परस्यूट। ये बिलीव करते थे कि ह्यूमन हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव कर सकते हैं अगर वो स्पिरिचुअली डेवलप्ड हो जाएं। एंड इनकी राइटिंग्स कंबाइन फिलोसफी, मिस्टिसिज्म, लिटरेचर एंड स्पिरिचुअलिटी। मेजर वर्क हैं सावित्री, द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, द ह्यूमन साइकिल, द गोल्डन लाइट। भाई पोम पढ़ लो। देखो मैंने क्यों ऐड करी है, इसमें हम कितना भी कर लें, ये वाला जो पेपर है ना, ये ऐसे नहीं है कि आप 7 में से आपको 5 करने हैं। इस पेपर में या तो बोलेंगे ऑल 5 आर कंपल्सरी या फिर फर्स्ट इज कंपल्सरी। हाँ तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ना कंपल्सरी है, जिसके अंदर मतलब 6-7 आपको पोम के एक्सेप्ट्स दिए होंगे, उन स्टैंजास को आपको एक्सप्लेन करना, एनालाइज करना है। अब इतनी सारी पोम्स है, कहाँ से कौन सा लिखें हैं, क्योंकि मैंने देखे पेपर्स हर बार ना अलग अलग ही पूछा गया है, तो प्रेडिक्ट करना पॉसिबल ही नहीं था उसमें। फिर भी ये कुछ पोम्स हैं जो छोटी लगी वो मैंने ऐड कर दी हैं, और भी कुछ की लाइन्स ऐड कर दी हैं, तो ये चांसेस हैं इनके आ सकते हैं। आई होप इसलिए ऐड कर दिया ताकि एक बार ना बस गो थ्रू हो जाओ। तो बाकी भी जो पोइट हैं और अदर पोम्स मैंने ऐड करी है ना, उनको मैंने पूरा लिखा या ना लिखा, आप एक बार रीड कर लेना, मतलब एक बार बस नज़र डाल लेना, देख लेना। उससे क्या होगा, लाइन्स अगर दिख जाएंगी तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे भाई ये इसकी है, तो थोड़ा बहुत तो लिख दोगे। वैसे भी नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, लिखोगे कुछ तो मार्क्स देंगे ही। छोड़ कर मत आना, लिख देना। अगर समझ आ जाए कौन से ऑथर की, तो ऑथर के बारे में ही लिख देना, चाहे समरी लिख दो, लिख देना। तो ये पोम है, Thy golden light came down into my brain, and the grey rooms of mind sun-touched became a bright reply to wisdom's occult plane, a calm illumination and a flame. Thy golden light, thy का मतलब your, came down into my throat, and all my speeches now are tuned divine. A pine song of thee, thee means your. My single note, my words are drunk into the immortal swine. Thy golden light came down into my heart, smiting my life with thy eternity. Now has it grown a temple where thou art. Thou again, your, thee, you होता है, your, and all its passions point towards only thee. Thy golden light came down into my feet. My earth is now thy playfield and thy seat. क्या क्या सिंबलाइज कर रही है ये मिस्टेरिकल स्पिरिचुअल पोम है, डिस्क्राइब करती है डिवाइन एक्सपीरियंस एंड एनलाइटमेंट के बारे में। द पोम नरेट्स हाउ हेवनली गोल्डन लाइट डिसेंड्स अपॉन द पोइट एंड ट्रांसफॉर्म्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज बीइंग्स। यहाँ पे जो गोल्डन लाइट है एनलाइटमेंट को शो कर रही है। द गोल्डन लाइट सिम्बलाइजेज डिवाइन नॉलेज, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनर ट्रांसफॉर्मेशन एंड हायर कॉन्शियसनेस। ये प्रेजेंट कर रही है कि जर्नी इग्नोरेंस से एनलाइटमेंट की तरफ। समरी क्या है, दिस स्पिरिचुअल पोम डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ डिवाइन्स गोल्डन लाइट। द स्पीकर एक्सपीरियंसेस डिवाइन इल्यूमिनेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द माइंड, थ्रोट, हार्ट एंड द फीट. द लाइट fills the mind with wisdom, turns speech into a divine song, transforms the heart into a temple of God, and sanctified earthly life and actions. Through this spiritual awakening, the speaker becomes completely devoted to the divine, and every thought, every word, every feeling and action is directed towards God. मेजर थीम्स कौन से, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन प्रेजेंस, डिवोशन, सरेंडर, यूनिटी एंड स्पिरिचुअल मटेरियल। अब आप ना पढ़ लेना, आई एम ऑल्सो टायर्ड। सिम्बोलिज्म क्या है, गोल्डन लाइट को सिम्बलाइज कर रही है, ब्रेन को, थ्रॉट को, हार्ट को, फीट एंड टेम्पल क्या क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, पढ़ लेना। लैंग्वेज स्टाइल कौन सी यूज़ की गई है, सिंपल एंड डिवोशनल लैंग्वेज, लिरिकल एंड म्यूजिकल क्वालिटी, सिम्बोलिज्म एंड इमेजनरी। द गोल्डन लाइट केम डाउन एम्फसाइज डिवाइन ग्रेस, रिच स्पिरिचुअल मिस्टेरिकल टोन है,
एलिवेटेड डिक्शन, डिक्शन का मतलब होता है द वर्ड्स यूज्ड इन द पोइट्री। डिक्शन का मीनिंग होता है, लिख देती हूँ, रुक जाओ, पोइटिक लैंग्वेज और selection of words used in a literary work or a poem, ठीक है, उसको डिक्शन बोलते हैं। कॉल्ड्रिन वर्ड्सवर्थ के, मैं तो बहुत बोला था इसके बारे में, कल क्वेश्चन आया था। उसके बाद आते हैं क्लियर एक्सेसिबल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, रीडर्स को अलाउ करते कि आप स्पिरिचुअल मैसेज पे फोकस करो। फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस देख लेना, कंक्लूजन देख लेना, लास्ट है कमला दास एन इंट्रोडक्शन। इस आपके सिलेबस में ना माय ग्रैंड मदर्स हाउस भी है, जो आपने बचपन में शायद कभी पढ़ा होगा, मेरे में तो था सिलेबस में व्हेन आई वाज इन स्कूल। So Kamala Das, 1934-2009, also known as Madhavi Kutti in Malayalam literature, is one of the most influential voices in Indian English poetry. मलयालम लिटरेचर में उनको माधवी कुट्टी के नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस थी। कन्फेशनल स्टाइल, फ्री प्रोज टाइप, मतलब फ्री स्टाइल है उनका, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग है, परसुएडिंग है, रिटोरिक है, और बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करती है कि आप इजीली समझ सकते हो और रिलेट कर सकते हो। आइडेंटिटी, लव, सेक्सुअलिटी, लोनलीनेस, सेल्फ एक्सप्रेशन। कमला दास ब्रोक मैनी सोशल कन्वेंशन थ्रू हर राइटिंग, अपने राइटिंग के थ्रू बहुत सारे सोशल कन्वेंशन उन्होंने ब्रेक करे थे। सोशल कन्वेंशन कौन से, कि ऐसे लिखना चाहिए, वुमेन को नहीं लिखना चाहिए, वुमेन को एजुकेट मत करो, और नरेटिव का एक स्टाइल होना चाहिए, एक रिजिड वो राइम फॉलो करनी चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ ब्रेक करके अपने राइटिंग के थ्रू कि इट कैन बी रिटन इन अ फ्री स्टाइल ऑल्सो। At a time when women were expected to remain silent about personal emotion experiences, she openly expressed her feelings and struggles. कन्वेंशनल पोइट्री थी। मेजर वर्क कौन से, पोइट्री, समर इन कोलकाता, द डिसेंडेंट्स, ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोम्स। प्रोज में माई स्टोरी, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। अब इंट्रोडक्शन की बात करें, जो पोम है कमला दास की, बहुत फेमस पोम है, समर इन कोलकाता 1965 कलेक्शन ऑफ पोम में ये पब्लिश हुई थी। पोएम के थ्रू क्या क्या बता रही हैं, इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ टू रीडर, डिस्कस हर आइडेंटिटी, एक्सपीरियंस एज वुमेन, लैंग्वेज, लव, मैरिज, सोशल एक्सपेक्टेशन, इंडिविजुअल फ्रीडम। समरी क्या है, द पोम बिगिंस विद द स्पीकर क्लेमिंग दैट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स ऑल्दो शी नोज द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल रीडर्स, कि वो इंटरेस्टेड तो नहीं है, फिर भी पॉलिटिकल लीडर्स की नेम्स जानती हैं। आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बॉर्न इन मालाबार। देखो लाइन्स पढ़ लेना, एक बार पढ़ लोगे ना, इनका बहुत डिफरेंट नैरेटिव स्टाइल है, आपको समझ आ जाएगा। अगर इनके पोम में से कोई भी एक्सेप्ट आता है आपकी, अगर आपने बुक बाय कर रखी है तो MEG007 की जो बुक है लिटरेचर वाली, उसमें आपको दिख जाएंगी। मैं भी जब ये बना रही थी ना, तो मैंने देखा उसमें जो शॉर्ट थी वो तो ऐड कर दी, जो लॉन्ग थी वो नहीं करी, क्योंकि ऑलरेडी PDF कितने पेज, 84-85 पेजेस का हो गया था। इन्हें पढ़ लेना, मेजर थीम्स पढ़ लेना, कन्फेशनल पोइट्री ये भी पढ़ लेंगे ना, फ्रीडम एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, सिंबलिज्म क्या, क्लोथिंग, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज कौन सी, कन्वेंशनल, सिंपल, कन्वेंशनल, फ्री वर्ड्स, क्रिटिकल अप्रोच, ऑनेस्टी, इमोशनल आइडेंटिटी, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, पावर, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये है कौन से क्वेश्चन, और ये कंक्लूजन। लास्ट टॉपिक है निज़म इज़ेकियल्स बैकग्राउंड कैजुअली, ये भी एक पोम है। इंट्रोडक्शन टू द पोइट पढ़ लेना आप, अब मैं नहीं रीड कर रही हूँ। अब देखो यहाँ मैंने लिखा है, यू आर एडवाइज टू काइंडली गो थ्रू दिस पोम वंस, नॉट ओनली दिस पोम, अदर पोम्स ऑल्सो। सारी मैंने ऐड नहीं की, बहुत लंबी पोम थी भाई, इंपॉर्टेंट, मतलब ये पहली 2 लाइन्स है, ये मिड की लाइन है, और ये लास्ट लाइन है जो मैंने ऐड करी है। एक बार देख लेना, इससे आइडिया लग जाएगा आपको, मतलब कि ये जब लाइन्स आएंगी कि ये इनकी है, आप लिख सको। क्योंकि कौन सी लाइन में सेलेक्ट करती है आप बताओ, अब गुरु नहीं आती तो वैसे प्रेडिक्शन का भी एक बेसिस होता है, हम एनालाइज करते हैं। तो ये कुछ लाइंस हैं, आप देख लेना इस पोम को ज़रूर एक बार, इसको पढ़ लेना। समरी इसकी यहाँ दी है। फिर मेजर थीम्स कौन कौन सी हैं ये देख लेना। मेजर थीम्स, वेयर डू आई बिलोंग, एलियनेशन एंड बिलोंगिंग, ईस्ट वेस्ट कन्फ्लिक्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिया, ऑटोबायोग्राफिकल रिफ्लेक्शन, बैकग्राउंड कैजुअली एज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोम कैसे है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो ये देख लेना थीम्स कौन कौन सी है, कल्चरल एलियनेशन, ग्राफिकल एलियनेशन, साइकोलॉजिकल एलियनेशन, लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ द बैकग्राउंड, लैंग्वेज और स्टाइल क्या यूज़ हुई हैं, की फीचर्स, इसे देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन। वैसे इनको इतना देखने की ज़रूरत है तो नहीं, मैंने लिख दिया है कि फिर भी आइडिया लग जाए थोड़ा। कंक्लूजन। अब A.K. रामानुजन्स पोम सेल्फ पोर्ट्रेट, ये पोम तो मैंने मेंशन भी करी होगी, करी है, छोटी सी थी ना। तो देखो, आई रिजेंबल एवरी वन बट माई सेल्फ, मतलब मैं सबकी तरह दिखता हूँ खुद को छोड़ के। एंड समटाइम्स सी इन शॉप विंडोज डिस्पाइट द वेल नोन लॉज ऑफ ऑप्टिक्स, द पोर्ट्रेट ऑफ अ स्ट्रेंजर डेट अननोन ऑफन साइंड इन अ कॉर्नर बाय माई फादर। ये रही नोट्स हैं, इंट्रोडक्शन है, एक्सप्लेनेशन है पोम का, लाइन वाइज दिया हुआ है कि कैसे फील्स ही शेयर्स क्वालिटीज़ विद मैनी पीपल बट कैन नॉट क्लियरली रिकॉग्नाइज हिज ओन यूनिक आइडेंटिटी। पढ़ लेना इसको। थीम्स, स्टाइल एंड इमेजरी, ये लोग थीम्स पे रुक जाते हैं। सर्च फॉर आइडेंटिटी, एलियनेशन, फैमिली इन्फ्लुएंस, यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस, स्टाइल, इमेजनरी, कंक्लूजन। अदर इम्पॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन ना देखो आया हुआ था, आए तो बहुत थे भाई, बट ये वाला मुझे लगा कि शायद रिपीट हो जाए। देख लेना एक बार कि जो स्टोरीज़ होती हैं ओपन एंडेड होती हैं और क्लियर रेजोल्यूशन होती है। ओपन एंडेड कौन सी है कि जिसमें कुछ क्वेश्चन अनआंसर्ड छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी इंटरप्रिटेशन बहुत हो सकती है एंड क्लियरली किया भी नहीं जाता है कि रीडर्स की इंटरप्रिटेशन डिसाइड करती है कि एक्चुअली वो किस तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर रिजोल्यूशन ऐसी है कि बिल्कुल स्मूथली चल रही है और उसमें सब कुछ गिवन है आपके सामने, सब कुछ आपके सामने है, नो नीड टू फेंटेसाइज एनीथिंग। सो ओपन एंडेड और स्टोरीज विद क्लियर रिजोल्यूशन प्रोवाइड क्लोजर बाय रिजॉल्विंग द मेन कन्फ्लिक्ट, इसमें मेन कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है और ओपन एंडेड में मेन कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता। अभी बताओ, एक थी ना जिसमें वनडे के बारे में बात करा, तो बताओ कौन सी थी जिसमें रखा, वो ओपन एंडेड थी, और जो अभी हमने बिम के बारे में करी वो स्टोरी विद क्लियर रिजोल्यूशन थी। तो आपसे बोल देंगे कि रेफरेंस दो MEG जो भी आपके टेक्स्ट का। एडवांटेज क्या है ओपन एंडेड के, एनकरेज करती है रीडर को कि पार्टिसिपेट करो एक्टिवली मीनिंग मेकिंग में। कॉम्प्लेक्सिटी अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है। अलाउ मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस एंड क्रिटिकल डिस्कशंस, सच एंडिंग्स ऑफन रिमेन इन रीडर्स माइंड फॉर लॉन्गर टाइम, कि जब देखो एक तो आपने पढ़ लिया और एक को बनाने में आपने खुद पार्टिसिपेट करा जिसकी एंडिंग आपको सोच रहे, तो एक लॉन्ग टाइम तक आप रीडर के ब्रेन में रहती है। मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न राइटर्स फ्रिक्वेंटली प्रेफर एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मीनिंग यही होता है जिसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हो, बिकॉज रीडर रियलिटी इटसेल्फ इज ऑफन एम्बिग्वस, रियलिटी भी तो एम्बिग्वस ही है। रेफरेंस है, मिडनाइट चिल्ड्रन कंटेन मैनी अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस अबाउट डेस्टिनी, आइडेंटिटी, मेमोरी एंड हिस्ट्री। सलीम सिनाइज नरेटिव इज नॉट एंटायरली रिलायबल, फोर्सिंग रीडर्स टू डिसाइड व्हाट टू बिलीव। नॉवल एंड हो जाती है एक रिफ्लेक्शन को इन्वाइट करते हुए रादर देन ऑफरिंग कंप्लीट सर्टेनिटी। एडवांटेज ऑफ स्टोरीज विथ क्लियर रेजोल्यूशन की क्या एडवांटेज है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन और क्लोजर देती है कि पढ़ लिया, हाँ भाई क्लोज हो गया और आराम से सो जाओ। हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड द ऑथर सेंट्रल मैसेज मोर क्लियरली, सेंट्रल मैसेज को अच्छे से समझ सकते कि ऑथर कन्वे क्या करना चाह रहा है। रिजॉल्व करती है कन्फ्लिक्ट और एक्सप्लेन करती है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टर्स एक्शन। देखो ओपन एंडेड में तो कॉन्सिक्वेंसेस आप डिसाइड कर रहे हो कि उनके फेट के थ्रू, इसमें क्या है कि वो खुद ही एक्सप्लेन कर रही है, रिजॉल्व कर रही है कन्फ्लिक्ट्स को, एक्सप्लेन कर रही है कि कैरेक्टर्स के एक्शंस के डीड्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट्स हो सकते हैं। सुटेबल फॉर स्टोरी दैट फोकस ऑन मोरल लेसन्स और सोशल इशूज़। अब रेफरेंस क्या है, मैनी ट्रेडिशनल स्टोरीज इन द कोर्स इंक्लूड, अरे लाइन कहाँ रहेगी, लिखी तो थी यार, चलो देख लेना, वो वाली बताया था मैंने रखा वाली। लिमिटेशंस दोनों के क्या है, ओपन एंडेड फ्रस्ट्रेट कर सकती है रीडर्स को और कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। क्लियर रिजोल्यूशन लिमिटेशन है, प्रेडिक्टेबल हो सकती है, आर्टिफिशियल और ओवर सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एक्सपीरियंस। पर्सनल पोजीशन की बात करें, मतलब आपसे ये बोलेंगे कि आप किसको प्रेफर करोगे, तो आप हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच ही लेना जिसमें आप दोनों को बताओगे। स्टेट दैट यू अप्रिशिएट बोथ फॉर्म, दोनों को अप्रिशिएट कर रहे हो, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज बता देना, कंक्लूजन लिख देना।
हाँ, इम्पोर्टेंट राइटर में अनीता देसाई है। देखो अनीता देसाई का हम शॉर्ट में कर चुके हैं, थोड़ा सा और डिटेल में दे दिया, एक बार पढ़ लेना। उसके बाद एक राइटर और हैं राजा राव, इसका भी हम कर चुके हैं, एक बार और पढ़ लेना। और किसका हमने नहीं करा, इनका भी कर लिया, इनका एक बार और पढ़ लेना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इनके बारे में हमने नहीं पढ़ा है तो इनका देख लेना, क्योंकि सिलेबस में है भाई, है तो बहुत ही गांधी जी है, नेहरू है, पर ये देख लेना। फिलोसोफर थे रामकृष्ण परमहंसा मिशन डिसिपल थे उनके। ठीक है, और देख लेना कंट्रीब्यूशन के बारे में, कंक्लूजन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी फॉर वॉचिंग। ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि आपको PDF की ज़रूरत होगी, बट इफ़ स्टिल यू नीड PDF, check the description of the video and please subscribe. Bye. Have a good day and all the best for your exam.